गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार, आवाज आ गई? ओके। तो बच्चों, वीडियो सॉल्यूशन हम लोगों ने एक्सरसाइज के शेयर कर दिए थे आप लोगों को। बेसिक मैथ्स अपना कंप्लीट था। बेसिक मैथ्स के मैंने सारे वीडियो सॉल्यूशन बना के आप लोगों को शेयर करवा दिए थे, है ना। एक्सरसाइज 1 के करीब 34-37 क्वेश्चंस थे, वो सब मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए थे। अब एक प्रॉपर्टी रह गई थी अपनी बेसिक मैथ्स की। कल थोड़ा सा सीरीज के बारे में लास्ट में बता रहा था, मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए थे उसके, वो डिस्कस कर लेते हैं अपन, फिर वेक्टर स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो एक ये मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बताई थी। कल बताया था आपको कि अगर डिफरेंस कॉमन आता है, डिफरेंस कॉमन आता है तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे साहब? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। और अगर रेशियो कॉमन आता है तो क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो इस तरह की सीरीज के लिए ये दो फॉर्मूले मैंने आपको याद करने के लिए कहे थे। एक तो बोला था कि एन टर्म का फॉर्मूला, ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज की nth टर्म का फॉर्मूला, एक मैंने आपको ये याद करने को कहा था। और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि ये एन टर्म के सम का फॉर्मूला, एन टर्म के सम का फॉर्मूला, ये दूसरा वाला फॉर्मूला है ना। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको लर्न करने के लिए कहे थे और इसी पर मैंने आपको होमवर्क शेयर किया था, स्लाइड शेयर की थी, तो वो डिस्कस कर लेते हैं अपन। मैंने जो होमवर्क दिया था आपको, इसमें मैंने आपको दिया था इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दी थी मैंने, एक 2, ये 5, ये 8, है ना, ये पूरा सीरीज दिया सीरीज। अब ये मैंने बोला इसकी 10 टर्म का सम बताइए साहब, है ना, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। तो आप देखो इसमें अगर हम पहचाने तो डिफरेंस कॉमन आ रहा है, डिफरेंस, ये वाली फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अब आप डिफरेंस देखोगे तो सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है? ये थर्ड है साहब। ऐसे ही ये थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस कितना है? ये भी थर्ड है। मतलब डिफरेंस कॉमन आ रहा है भाई। अगर डिफरेंस कॉमन आ रहा है तो ऐसी सीरीज को हम क्या नाम देंगे? एपी। और आप देखो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना है? कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 3 है। फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म 2 है। फर्स्ट टर्म इसका 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। ठीक है, अब इसमें आपसे बोल रहा है सम, तो सम का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ये सम ऑफ एन टर्म, ये होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैंने फॉर्मूला आपको लर्न करने को कहा था। n का वैल्यू कितना बोल रहा है साहब? 10 टर्म बोल रहा है, 10 टर्म, तो n का वैल्यू हो गया 10। ठीक है, यहां से a का वैल्यू कितना हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया आपके पास 2 प्लस n-1, 10-1, कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 3 है। आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 5, ये होगा 4 प्लस ये कितना? ये 9 इंटू 3 कितना? 27, है ना। ये सॉल्व कर लो, 27 प्लस 4, ये 27 प्लस 4 31, 31 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, 155 आंसर आ जाएगा। आई थिंक आ रहा है सबका। ये सीधे सीधे 5 इंटू 31, ये सॉल्व करोगे तो 155। कई बच्चे सॉल्व करके लाए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ये 155। ठीक है, ये 155 सॉल्व करोगे 155। ठीक है, चलो एक और, एक और। ये मैंने अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज के बारे में बता दूं, जीपी की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। इसमें क्या आएगा साहब? रेशो कॉमन आएगा, रेशो। ये आपको बता दूं, जैसे फर्स्ट टर्म है आपके पास a1, सेकेंड टर्म है a इंटू आर, थर्ड टर्म है a इंटू आर स्क्वायर। तो यहां पर देख सकते हो ये सेकेंड और फर्स्ट टर्म का रेशो निकालोगे ना, ये कितना आ रहा है? आर आ रहा है। ऐसे ही थर्ड और सेकेंड टर्म का रेशो, ये भी आर आ रहा है। ऐसे फोर्थ और थर्ड टर्म का रेशो, ये भी आर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे ना, ये n और n-1 टर्म, इसका रेशो भी कितना आ रहा है? अगर रेशो कॉमन आ रहा है तो ऐसी सीरीज को क्या नाम देते हैं? जीपी। यहां भी दो फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, एक तो यहां पर n टर्म का फॉर्मूला है ना, और दूसरा n टर्म के सम का फॉर्मूला। तो देखो इसमें सम ऑफ n टर्म अगर मैं बोलता हूं तो ये फॉर्मूला आता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये n टर्म के सम का फॉर्मूला है। और इसमें भी अगर वो बोलता है एन टर्म बताइए, एन टर्म, तो ये रहा एन टर्म, है ना। ध्यान से देखना, ये सेकंड टर्म आ रहा है ना, तो ए आर की पावर 1 है। थर्ड टर्म है तो ए आर की पावर 2 है। अगर एन टर्म होगा ना तो ए आर की पावर एन होगा। मतलब ये nth टर्म का फॉर्मूला होगा ए इंटू आर की पावर n-1, ये ए इंटू आर की पावर n-1।
और इसमें भी अगर मैं बोलूं कि ये यहां पर इनफाइनाइट टर्म का सम बताइए, जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा काम आता है, सबसे ज्यादा फिजिक्स में इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला काम आएगा। बस ध्यान रखना ये कॉमन रेशियो लेस देन 1 है ना, तो आंसर लगा दोगे a/1 - r। मैं क्लियर कर दूं आपको, अगर यहां पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म बोलता है, कॉमन रेशियो अगर मोर देन 1 है ना तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। कॉमन रेशियो मोर देन 1 तो आंसर इनफाइनाइट आएगा, और कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 है ना तो ऐसे केस में जो आंसर आएगा ये आंसर आएगा a/1 - r। और जनरली फिजिक्स में यही वाले केस ज्यादा आते हैं, मतलब जीपी के नाम पे बच्चे एक ही बात जानते हैं, जैसे बोलो ना सम ऑफ जीपी, बच्चों के मुंह से निकलता है a/1 - r, क्योंकि फिजिक्स में जनरली जो एग्जाम्पल आज तक आए हैं ना वो इनफाइनाइट टर्म वाले आए हैं। ठीक है, मैंने शेयर किया था आपको, मैंने होमवर्क में दिया था आपको, ये देखो सीरीज दे दिया मैंने, ये सीरीज दे दिया 1 2 4 8 256 तक इसका सम करना है, ये बोल रहा है इसका सम करो सम। ठीक है, तो आप देखो यहां पर फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, ये 1 है, सेकेंड टर्म क्या है 2, थर्ड टर्म क्या है 4। ठीक है, ये थर्ड टर्म आपके पास 4 है, रेशो बराबर आ रहा है। देखो देखो सेकंड और फर्स्ट टर्म का रेशो देखें तो कितना आ रहा है, सेकंड और फर्स्ट टर्म का रेशो 2 आ रहा है। ऐसे ही थर्ड और सेकंड टर्म का रेशो कितना आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है। ऐसे ही 4 और थर्ड टर्म का रेशो ये भी 2 आ रहा है, मतलब रेशो कॉमन आ रहा है, ये रेशो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये जीपी हो गई जीपी। अब जीपी में कॉमन रेशो का वैल्यू कितना आ गया, जीपी में कॉमन रेशो 2 आ गया, और फर्स्ट टर्म कितना आ गया, फर्स्ट टर्म 1 आ गया, 1, फर्स्ट टर्म आपके पास 1 आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास 1। अब अगर मैं यहां से आपसे बोलूं, ये बोल रहा है सम ऑफ एन टर्म, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला आपको बताया मैंने पिछले पेज पर, ये सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला है a इंटू 1 - r⁻n/1 - r, है ना। ये यहां पे आ जाएगा आपके पास सम ऑफ एन टर्म a इंटू 1 - r⁻n, ये a इंटू 1 - r⁻n/r-1। अब r आपके पास है, ये r आपके पास है, a आपके पास है, n आपके पास है, रख के सॉल्व करना है। ये बड़े सिंपल अप्रोच है, मैंने होमवर्क में भी दिए थे आप लोगों को, आई थिंक कर लिए होंगे आपने। ठीक है, ये एक और दिया मैंने। अब ये बोला इनफाइनाइट जीपी का सम बताइए, ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 1/2 है, थर्ड टर्म 1/4 है, फोर्थ टर्म 1/8 है, मतलब रेशो देखो कॉमन आ रहा है, ये सेकेंड और फर्स्ट का रेशो देखें तो 1/2, थर्ड और सेकेंड का रेशो देखें तो ये भी 1/2, फोर्थ और थर्ड का रेशो ये भी 1/2, रेशो कॉमन मतलब जीपी हो गया जीपी, और जीपी में कॉमन रेशो का वैल्यू 1/2 आ गया, मतलब लेस देन 1 आ गया। तो अब इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला अगर लेस देन 1 हो तो ये आता है a/1 - r, है ना। r का वैल्यू 1/2 हो गया तो आंसर 2 आ जाएगा, 2। ये इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला a/1 - r, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। ये बड़ा सिंपल है भाई, बहुत आसान, बहुत आसान। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं जो आपको याद रख लेने चाहिए, जो फिजिक्स में अपने कई बार काम आ जाते हैं। क्या क्या काम आ जाते हैं देख लो। ये नेचुरल नंबर है ना, 1 से लेके n तक जोड़ना है। वैसे तो सीरीज एपी बन रही है, एपी के n टर्म का सम का फॉर्मूला लगाओगे ना तो ये आंसर आ जाएगा, लेकिन ये याद रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 1 + 2 + 3 ये कहाँ तक, n तक जोड़ना है ना, तो आंसर आएगा n+1/2, आंसर आएगा n+1/2। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये सॉल्व करोगे ना तो आंसर बन जाएगा n+1 2n+1/6 हो जाएगा। और ये बोलता है ये क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब मैं आपको क्लियर करूं, फिजिक्स में ये कई जगह अपने काम आ जाएंगे, जैसे ये और ये तो बहुत जगह काम आएंगे। ठीक है, ये वाला काफ़ी जगह काम में लेंगे अपन। ये वाला जो है ना, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास वगैरह पढ़ते हैं, वहां प्रॉपर्टी में काम आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने कुछ होमवर्क में दिया था, ये डिस्कस कर लिया अपन ने, मतलब कि आज के काम पे आ जाओ साहब। आज अपने को पढ़ना है यहाँ पर वेक्टर, आज हम वेक्टर पढ़ने वाले हैं साहब। तो पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे, साथ साथ उम्मीद करता हूँ आप वो क्वेश्चंस करते जा रहे होंगे। आपको मॉड्यूल का PDF मिल गया होगा, है ना। अब बार बार कमेंट करके हार्ड कॉपी मत करना यहाँ पर, उसके लिए टीचर्स ने तुम्हें बोल दिया होगा, मिल जाएगी, काम चल रहा है उससे मिल जाएगी, उस पर काम चल रहा है, कुछ मॉड्यूल छपके आने बाकी है, बारिश वारिश का समय है तो वो मिल जाएगी तुम्हें, टेंशन मत लो, उसके लिए इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, है ना। अब जो मिला है उसके PDF से सॉल्व करना शुरू करो, जो मिला है उसके PDF से सॉल्व करना शुरू करो। कई बच्चे कर भी रहे हैं,
मैंने उस दिन नंबर दिया था, तो कई बच्चे मुझे डाउट भेजते हैं, है ना, कई सारे बच्चे मुझे डाउट भेजते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि बच्चे कर रहे हैं। मैंने इसके लिए वीडियो सॉल्यूशन बना करके शेयर भी कर दिए थे, है ना। वैसे तो सारे क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, जिन जिन में डाउट आता है उनके वीडियो सॉल्यूशन देख लेना, है ना। अच्छा, अब बात करें साहब इसमें नेक्स्ट वेक्टर, फिजिक्स अभी स्टार्ट होगा साहब। अभी तक अपन जो मैथमेटिक्स फिजिक्स में काम आती है उसकी बातें कर रहे थे, अब असली फिजिक्स अब शुरू होती है। देखो मैं क्लियर करूं, सबसे पहली चीज आती है इसमें फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जो फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के काम आती हैं। जो फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करेंगी ना, उन सारी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलेरेशन, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, है ना। हर चैप्टर में कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी तुम्हें देखने को सुनने को मिलेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बहुत सारी क्वांटिटीज यहां पर हम पढ़ते हैं। तो जो जो फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करे वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, अब स्पेसिफिक अगर अपन डायरेक्शन के रोल पे बात करें कि डायरेक्शन का रोल आ जाए साहब, तो डायरेक्शन के बेस पर दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक बोलते हैं साहब वेक्टर और एक बोलते हैं स्केलर। एक क्वांटिटी हम बोलते हैं वेक्टर और एक बोलते हैं स्केलर। ऐसी क्वांटिटी जिनको समझाने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाए, मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाए, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं साहब? स्केलर क्वांटिटी, है ना। जैसे मैं अगर बोलता हूं, एग्जांपल देता हूं, मास, मुझे बताइए मास। अब मास बोलूं मैं 10 kg, 20 kg, 50 kg, क्या इसके साथ डायरेक्शन बताना जरूरी है क्या? क्या ऐसा बोलना पड़ेगा 50 kg ईस्ट में, 50 kg नॉर्थ में, है ना, नॉर्थ ईस्ट में? इसके लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम देंगे? ऐसी क्वांटिटी को नाम देंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसी और एग्जांपल दूं मैं स्केलर क्वांटिटी का, और एग्जांपल दूं, टाइम हो गया, है ना। टाइम हो गया तो इसके लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। लेंथ हो गया, लंबाई हो गई साहब, इसके लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, उन क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं साहब? स्केलर। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको बताने के लिए आपको डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, है ना, दोनों के बताए बिना उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं साहब? वेक्टर, है ना। मैं आपको एग्जांपल दूं इसका, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट साहब वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको एग्जांपल दूं, फोर्स। अब फोर्स लग रहा है तो खाली 20 न्यूटन बोलने से काम नहीं चलेगा, ये बताना पड़ेगा 20 न्यूटन एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, 20 न्यूटन वाई में लग रहा है, 20 न्यूटन जेड में लग रहा है, या 20 न्यूटन ईस्ट में लग रहा है, नॉर्थ ईस्ट में लग रहा है, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। मैं और एग्जांपल दूं आपको, वेलोसिटी। अगर मैं आपसे बोलूं वेलोसिटी तो मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा। अच्छा, मैं स्पीड अगर यूज करता हूं तो डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के स्पीडोमीटर में हमें जो दिखता है ना, 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, वो स्पीड है साहब, उसके साथ डायरेक्शन नहीं आ रहा। लेकिन उसी के साथ हम बोल दें ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए वेक्टर की जरूरत, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है और मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है, उन क्वांटिटीज को हम क्या नाम देते हैं? उन क्वांटिटी को नाम देंगे हम क्या? वेक्टर। मैं और बोलूं आपको, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं आपको, है ना। जैसे क्या होता है, जैसे कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको बताने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, वो क्या होगी? स्केलर। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत है, क्या बन गई साहब? वेक्टर। ठीक है, और सुनो इनके बारे में क्या होता है। एक तो नॉर्मल एलजेब्रा होता है, नॉर्मल एलजेब्रा, जैसे बोलते हैं ना 2 + 2 = 4, है ना, 2 ÷ 2 = 1, है ना। ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये नॉर्मल एलजेब्रा एप्लीकेबल होता है स्केलर क्वांटिटीज पर। वेक्टर क्वांटिटी पर 2 + 2 4 भी हो सकता है, 2 + 2 0 भी हो सकता है ना। ये वेक्टर का एलजेब्रा एक अलग चलता है। तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है? बेसिकली वेक्टर है तो वेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। वेक्टर के यहां पर लॉ पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन के लॉ पढ़ेंगे, है ना। ट्राइंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे आता है, मोर देन 2 वेक्टर है तो आंसर कैसे आता है, मतलब वेक्टर के लॉ हमें पढ़ने, किस किस वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या होगा, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने तो क्या होगा, वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने तो क्या होगा। मतलब बेसिकली अपने को इस चैप्टर में वेक्टर के बारे में पढ़ना है, वेक्टर का एलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे नॉर्मल एलजेब्रा में मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, है ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वैसे ही वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, ये सब हमें पढ़ना है ना। तो यहां पर आ जाओ साहब। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं साहब फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो फिजिक्स के लॉ एक्सप्लेन करती हैं, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटीज विच एक्सप्लेन लॉ ऑफ फिजिक्स,
ठीक है, ये लॉ ऑफ फिजिक्स एक्सप्लेन करे उन क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे साहब, फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां पर अगर मैं डायरेक्शन के बेस पे क्लासिफाई करूं ना, इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के बेस पे क्लासिफाई करें ना तो दो तरह का होता है साहब, एक तो होता है साहब स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये स्केलर, और एक क्या होता है साहब, वेक्टर। देखो स्केलर क्वांटिटी अगर मैं बोलूं आपको, तो मैंने सारी बातें आपको बोली, मैं बस लिख रहा हूं यहां पर। स्केलर क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, यहां पर डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, नॉट डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उन क्वांटिटीज को हम क्या नाम देंगे साहब, उन क्वांटिटीज को नाम देंगे हम स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहां बोल सकते हो डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज क्लियर करना, मैग्नीट्यूड जो होता है ना किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन एक स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एक ये बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि स्केलर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं, तो भैया मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है भैया, है ना, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव बट स्केलर क्वांटिटी में भी नेगेटिव। जैसे मैं फिजिक्स में एग्जांपल दूं तो एक स्केलर क्वांटिटी पढ़ते हैं हम, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है साहब, -10 वोल्ट, -20 वोल्ट, है ना, -40 वोल्ट। तो अब स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर माइनस साइन आ रहा है ना, तो उसको आप उसके साथ ही इंक्लूड करोगे। जैसे अगर मैं बोलूं -10 और -20, तो आप -10 को हाई पोटेंशियल बोलेंगे और -20 को लो पोटेंशियल बोलेंगे साहब, है ना। स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है। मैं एग्जांपल बोल दूं आपको, यहां पर इसके एग्जांपल बोल दूं, स्केलर क्वांटिटी की अगर एग्जांपल बोलूं तो मास, है ना, लेंथ हो गया, लेंथ, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, स्पीड हो गया, ये स्पीड हो गया। मैं और बोल सकता हूं, बहुत सारी क्वांटिटी बोल सकता हूं। पोटेंशियल, अब पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलो, ये सब क्या है, ये सब स्केलर क्वांटिटी है साहब। मैं और बोलूं स्केलर क्वांटिटी का और एग्जांपल बोलूं तो एनर्जी हो गया। अब एनर्जी में किसी का भी नाम लो, एनर्जी में किसी का भी नाम लो, काइनेटिक एनर्जी बोलो, पोटेंशियल एनर्जी बोलो, टोटल एनर्जी बोलो, सोलर एनर्जी बोलो, न्यूक्लियर एनर्जी बोलो, आप केमिकल एनर्जी बोलो, मेरा एनर्जी बोलो, आपका एनर्जी बोलो, दुनिया में कोई सी भी एनर्जी बोलो, ये सारी एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है साहब, स्केलर क्वांटिटी, ये सब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, और मैं बताऊं आपको, ये वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट बोलते हैं डायरेक्शन के बेस पे क्लासिफाई करें तो वेक्टर, जिसको बताने के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़े प्लस डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, दोनों के बिना अपन एक्सप्लेन ना कर पाए, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं साहब वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी कहलाएगी साहब वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। मैं एग्जांपल आपको दे दूं तो पहला एग्जांपल हो गया वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है ना, और एग्जांपल हो गया एक्सेलरेशन, और एग्जांपल बोलूं तो ये हो गया साहब फोर्स। ये सब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है साहब, इनको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। मैं बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं, डिस्टेंस को मानते हैं स्केलर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ना तो ये क्या होती है साहब, वेक्टर। अब वैसे तो फिजिक्स में आप जितने चैप्टर पढ़ोगे ना, हर चैप्टर में कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी आएगी। अब जितनी फिजिकल क्वांटिटी आएंगी वो चैप्टर में आपको बताते जाएंगे कौन वेक्टर है कौन स्केलर है ना। बेसिक डेफिनेशन पे आ जाओ, अगर एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े तो वेक्टर, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए तो क्या बोलेंगे, स्केलर। मैंने एक पॉइंट और बोला, स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है ना। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है तो नेगेटिव साइन क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन को नहीं बताएगा। स्केलर क्वांटिटी का नेगेटिव साइन उसके डायरेक्शन को नहीं बताएगा, उसके मैग्नीट्यूड में इंक्लूड करोगे। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो वो डायरेक्शन को बताएगा, अगर वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव है तो उसके डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। अच्छा चलो मैं और बातें बताऊं, मैं कुछ और बातें बताऊं, ठीक है। जैसे क्या होता है फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जिनके पास डायरेक्शन का तो सेंस है, लेकिन उन पर वेक्टर के लॉ एप्लीकेबल नहीं है, वेक्टर का एलजेब्रा एप्लीकेबल नहीं है, नॉर्मल एलजेब्रा लगता है 2 + 2 = 4, तो ऐसी क्वांटिटीज को भी स्केलर मानते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ढंग से सुन लो भैया, ऐसी क्वांटिटी
जिनके पास डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर के लॉ एप्लीकेबल नहीं है, उनको भी हम स्केलर कंसीडर करते हैं। इसका एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा इसका एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो डायरेक्शन है भैया उसके पास, लेकिन उस पर वेक्टर के लॉ एप्लीकेबल नहीं है। मैं सिंपल अगर आपको बताऊं, जैसे यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि साहब ये करंट यहां से आ रहा है, एक करंट यहां से आ रहा है और एक करंट यहां जा रहा है, ये अगर मैं बोलता हूं ये एंगल है साहब यहां पर 90 डिग्री। अब ये यहां से 3 एम्पियर आया, यहां से 4 एम्पियर आया, तो भैया यहां पर ऐसे नहीं कि वेक्टर रिजल्टेंट निकालने लगो, ये आंसर 7 एम्पियर ही आएगा। थोड़ा सा अगर आपको 12th क्लास का प्रॉपर्टी याद आता हो, है ना, आपने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, जंक्शन पॉइंट पर आने वाली बराबर जाने वाली, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। ये अगर देखोगे तो 3 और 4 मिलके क्या होगा 7। तो ये क्या है, ये वेक्टर लॉ है कि नॉर्मल अलजेब्रा है? ये नॉर्मल अलजेब्रा है, इसलिए इसको हम स्केलर ही कंसीडर करेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर के लॉ एप्लीकेबल नहीं है, उनको भी क्या कंसीडर करोगे? उनको भी कंसीडर करोगे स्केलर। इसका एक एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट हो गया साहब। मैं और एग्जांपल दूं, इसका एक एग्जांपल हो जाएगा प्रेशर। इसका एक एग्जांपल हो जाएगा प्रेशर। मैं और बताऊं आपको, मैं आपको और क्लियर करूं, यहां पर एक तो हो गया साहब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट, एक हो गया साहब प्रेशर, एक हो गया सरफेस टेंशन। ठीक है, ये क्या है, जब प्रेशर आप पढ़ोगे ना, ये प्रेशर नॉर्मली होता है, प्रेशर बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन ऐसा वैसा फोर्स नहीं, नॉर्मल फोर्स होता है साहब। देखो मैं थोड़ा सा यहां पर बातें करूं थोड़ी आगे की, है ना, वैसे तो मुझे तुम्हारी शक्ल दिख नहीं रही है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें पढ़ा लिखा मान रहा हूं, थोड़ा थोड़ा मान रहा हूं। कोई 11th क्लास का बच्चा हो तो उसके लिए नॉलेज है ना, और कोई अगर पढ़ा हुआ ड्रॉपर है तो वो मेरी बात फटाफट समझ जाएगा, है ना। 11th क्लास का बच्चा अगर बैठा है तो वो पहली बार सुन रहा होगा ऐसी चीजें। वो सुने, एक प्रेशर होता है उसको भी बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और एक स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस, उसको भी बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया है और स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया है। प्रेशर में सिर्फ चलता है नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, जबकि स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस, उसमें कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस में किसी भी तरह का डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं अलोंग द लेंथ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो अलोंग द लेंथ डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, है ना। अगर मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और अगर मैं बोलता हूं यहां पर टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ये इलास्टिसिटी वाला चैप्टर आता है 11th क्लास में, वहां ऐसी ऐसी बातें होती हैं, है ना। तो स्ट्रेस को भी बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया और प्रेशर को भी बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन प्रेशर में आता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब डायरेक्शन का सेंस आ रहा है, लेकिन ये इस पर वेक्टर के लॉ एप्लीकेबल नहीं है ना। एक बॉडी पर मैं प्रेशर लगाऊं 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप प्रेशर लगा दो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो नेट प्रेशर हो गया 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब यहां भी नॉर्मल स्केलर एडिशन चलता है भैया, यहां नॉर्मल अलजेब्रा चलता है, ये वेक्टर का अलजेब्रा नहीं चलता। तो इसको भी हम क्या मान के चलेंगे, स्केलर। ये प्रेशर भी स्केलर क्वांटिटी है। सेम एक फ्लूइड पढ़ते हो ना, फ्लूइड्स, वहां पे आता है सरफेस टेंशन। एक फ्लूइड पढ़ते हो वहां आता है सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन होता है यहां पर, जो मतलब क्या है, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ा लिखा मान रहा हूं, इसलिए थोड़ी थोड़ी ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूं। कोई 11th क्लास का बच्चा अगर वीडियो देख रहा है, ये लेक्चर कंटिन्यू कर रहा है, तो उसके लिए नॉलेज है। आगे सरफेस टेंशन वाला चैप्टर जब बच्चा पढ़ेगा तो वहां इन चीजों को जानेगा, है ना, वहां इन चीजों को बच्चा जानेगा। क्या होता है, लिक्विड की जो सरफेस होती है ना, वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। तो उसकी सरफेस के अलोंग जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं सरफेस टेंशन। मतलब ये भी अलोंग द लेंथ है, इसके पास भी डायरेक्शन होती है, लेकिन यहां भी वेक्टर के लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिन पर डायरेक्शन का सेंस हो लेकिन वेक्टर के लॉ एप्लीकेबल नहीं हो, उनको भी हम क्या मान के चलते हैं, स्केलर। मैंने इनके एग्जाम्पल दिखे यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक करंट है, प्रेशर है, सरफेस है, इनके पास डायरेक्शन होता है लेकिन वेक्टर के लॉ एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इनको क्या कंसीडर करेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी। आई थिंक बातें पकड़ में आ रही है सबको, है ना। छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, बड़ी सिंपल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। एक एक बात ये मान के कि तुम्हें कुछ नहीं आ रहा। अब बीच बीच में मैंने कुछ स्ट्रेस बोल दिया, मैंने प्रेशर बोल दिया, तो मैंने इतना साफ बोला, इतना धीरे धीरे बोला, इतना आराम से बोला कि एक एक बच्चे को समझ में आई होगी बात, एक एक बच्चे को बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो आता है ना, ये तो वेक्टर स्केलर का मैंने आपको बताया साहब, मेन पढ़ना अपने को वेक्टर के बारे में। इस चैप्टर में मेन वेक्टर के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, यहां पर वेक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो चीजें हैं, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए तो वेक्टर के सर पे तीर का निशान लगाते हैं। मतलब अगर मैं लिखता हूं कि एक ए है और ये ए वेक्टर लिखना है मुझे, तो इसके सर पे क्या लगाओगे, तीर का निशान, है ना। इसको क्या बोलेंगे साहब, इसको बोलेंगे ए वेक्टर, इसको लिखेंगे ए वेक्टर।
अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार तीर का निशान बुक्स में देखोगे ना, बुक्स में कई बार तीर का निशान ना लिख के बोल्ड में लिख देते हैं, बोल्ड में, है ना, मतलब बोल्ड मतलब डार्क, समझ रहे हो ना, मतलब एक तो होता है कि स्मॉल सिंपल लेटर में लिखा हुआ है और एक ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, तो ये टर्मिनोलॉजी भी चलती है। तो नॉर्मली मैं क्या करूंगा, मैं सिर पर तीर का निशान लगाऊंगा, सिंपल, जब भी वेक्टर लिखूंगा तो सर पे तीर का निशान लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक यहां पर लाइन खींचते हैं और साथ में उसमें एरो बनाते हैं। ये एरो तो क्या बताता है, ये एरो बताएगा वेक्टर की डायरेक्शन को, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और यहां जो लेंथ होती है ना, ये जो लंबाई होती है, लंबाई, ठीक है, इस एरो की जो लेंथ होती है, ये लेंथ बताती है किसको, मैग्नीट्यूड को, ये लेंथ बताएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये बताएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मेरी भावनाएं समझ रहे हो भैया? रुको मैं समझाता हूं आपको। अगर मैं लिखता हूं कि साहब यहां पर वेक्टर एक तो है 10a वेक्टर, है ना, एक तो है ये 10 और एक है 5a, है ना, यह कोई भी डायरेक्शन लिखी हुई है इसमें, ये 10a वेक्टर 5a वेक्टर। अब यहां पर डायरेक्शन तो दोनों की सेम होगी, दोनों a वेक्टर, लेकिन एक का मैग्नीट्यूड 5 है, एक का मैग्नीट्यूड 10 है, तो क्या करोगे, ये 5 वाले की लंबाई जितनी रखते हो ना, ये 5 वाले की लंबाई जितनी रखोगे, ये 10 वाले की लंबाई उसकी क्या करोगे, 10 वाले की लंबाई उसकी डबल करोगे। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वेक्टर की लंबाई उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना यहां पर ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और देखो मैं और बताऊं आपको, यहां पर नॉर्मली वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते कैसे, जैसे आपको अगर मैं वेक्टर लिख के बताता हूं, ये वेक्टर लिखता हूं साहब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो लिखोगे ना, ये मैग्नीट्यूड लिखने के लिए 2 डंडे लगाते हैं भैया। ये क्या लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैं यहां पर लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये लिखते हैं साहब रूट ऑफ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये यहां पर मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका बता रहा हूं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो कुछ ऐसे लिखोगे। और मैं क्लियर कर दूं आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑलवेज पॉजिटिव। स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये जो 2 डंडे के बीच में लिख रहे हो ना ए, ये ए का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा आपको, ये ए ग्रेटर देन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, जिसको हम नल वेक्टर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे साहब, नल वेक्टर, ठीक है। चलो अब मैं और बताऊं आपको, दूसरी चीज आती है एंगल बिटवीन वेक्टर, 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना, है ना, 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना। तो 2 वेक्टर के बीच में एंगल क्या बोलते हैं, उनकी पूंछ से पूंछ के बीच का एंगल, है ना, वेक्टर की पूंछ से पूंछ के बीच का एंगल। जैसे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो दोनों की पूंछ से पूंछ के बीच का जो एंगल होगा ना, इस एंगल को क्या नाम दोगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। या फिर इनके यहां पर ये जो एरो बने ना, एरो हेड, ये हेड से हेड के बीच का एंगल, है ना। और वो भी कौन सा एंगल देखना है, हमेशा मिनिमम वाला देखना है, मिनिमम वाला। देखो अगर मैं एंगल दिखाऊं तुम्हें, इनकी पूंछ के बीच में एंगल दिखाऊं, तो एक एंगल तो आपको ये दिख रहा होगा और एक एंगल आपको ये दिख रहा होगा, एक एंगल दिख रहा होगा आपको ये 2 पाई माइनस थीटा। तो आंसर क्या बोलोगे, आंसर ये वाला बोलोगे, ये वाला जो मिनिमम एंगल है। मतलब आसान भाषा में बोलूं तो मिनिमम एंगल बिटवीन हेड्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं टेल्स ऑफ वेक्टर, दोनों की पूंछ के बीच का मिनिमम एंगल या दोनों के हेड के बीच का मिनिमम एंगल, इस एंगल को क्या नाम देंगे, इस एंगल को नाम देंगे साहब यहां पर वेक्टर एंगल। चलो मैं कुछ एग्जांपल देकर के आपको बताता हूं, लो भैया ये 2 वेक्टर मैंने आपके सामने बना रखे हैं, 2, है ना, एक ये ए वेक्टर है और एक ये वी वेक्टर है। मैंने फोटो में आपको दिखा रखा है, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। क्या ये 120 एंगल बिटवीन वेक्टर होगा क्या ये 120 एंगल बिटवीन वेक्टर होगा क्या सर से पूंछ के बीच के एंगल को वेक्टर एंगल बोलेंगे क्या? कमेंट करो यस और नो, मुझे लिख करके बताओ यस और नो। ठीक है, ये जो डायग्राम में दिख रहा है 120 डिग्री, क्या यही एंगल बिटवीन वेक्टर है क्या यही एंगल बिटवीन वेक्टर है क्या? ये जो 120 डिग्री दिख रहा है, क्या यही एंगल बिटवीन वेक्टर है क्या? यस और नो, यस और नो बोलो भाई। ठीक है, यस और नो, नो नो, ये एंगल नहीं है भैया। मैंने कहा ना, सर से सर के बीच का या पूंछ से पूंछ के बीच का, टेल से टेल्स का या हेड से हेड का। अब आप देखो यहां पर, इसको अगर मैं आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर दूं, इस वेक्टर को ये ऐसे लिख दूं ए वेक्टर,
तो आप देखो यहां दोनों की पूछ मिल गई ना, पूछ, ठीक है। या दोबारा बना के दिखाऊं, यहां पर ये बी वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये वाला ए वेक्टर आ रहा था, इसी को आगे बढ़ा दिया मैंने, ये देखो ए वेक्टर। तो अब ये दोनों की पूछ से पूछ यहां मिल रही है साहब, ये दोनों की, ये वाला एंगल होगा वेक्टर एंगल, ये एंगल होगा। तो अब ये एंगल कैसे निकाले, देखो पूरा 120 है, तो टोटल कितना दिख रहा है आपको, ये टोटल 180 दिख रहा है ना आपको, ये टोटल 180 दिख रहा है। 180 में से ये 120 माइनस करोगे तो ये बचा हुआ 60 होगा ना, मतलब इस केस में आंसर क्या बोलोगे, इस केस में आंसर बोलोगे 60 डिग्री, इस केस में आंसर बोलोगे 60 डिग्री, ठीक है। ये एक फोटो और दिख रहा है भैया, एक फोटो और दिख रहा है, देखो यहां तो देखो पूछ से पूछ मिलती हुई दिख रही है, इसको आगे धक्का मारूं, इसको आगे धक्का मारूं, देखो देखो इस वेक्टर को इधर आगे धक्का मार दूं और इस वेक्टर को इधर धक्का मार दूं, बताओ दोनों की पूछ से पूछ मिल गई ना सब, है ना। इसको अगर मैं बोल दूं ए वेक्टर, इसको बोल दूं वी वेक्टर, तो ये रहा ए और ये रहा बी। अब ये एंगल जो होगा यही तो वेक्टर एंगल होगा ना। अब ये एंगल मतलब ये वाला एंगल हो गया, ये एंगल बोलो कितना, कैसे निकाले, ये पूरा 180 दिख रहा होगा आपको, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये बचा हुआ 70 होगा, 70, ये बचा हुआ एंगल होगा 70। आई थिंक बात पकड़ में आ गई सब, ठीक है। ये 70 डिग्री। चलो मैं एक और देता हूं एग्जांपल, थोड़ा सा और पहचानो एंगल बिटवीन वेक्टर, और पहचानो, है ना। आसान भाषा में फिर से बोल रहा हूं, पूछ से पूछ के बीच का एंगल, पूछ से पूछ के बीच का मिनिमम एंगल, और सर से सर के बीच का मिनिमम एंगल, हेड से हेड के बीच का मिनिमम एंगल, और टेल से टेल के बीच का मिनिमम एंगल। चलो ये वाला बताओ, ये फोटो में एक और दे दिया मैंने, एक वेक्टर दे दिया ए और एक वेक्टर दे दिया मैंने बी, बताइए साहब, ये एक वेक्टर दे दिया मैंने ए और एक वेक्टर दे दिया मैंने बी। थर्ड वाला बताइए, थर्ड वाले के लिए कमेंट कीजिए, थर्ड वाले के लिए कमेंट कीजिए, बताइए थर्ड वाला, बताइए थर्ड वाला, बताइए थर्ड वाला। चलो चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं, है ना। अब ए और बी के बीच में अगर हम चेक करें साहब, तो देखो ये यहां पर ए वेक्टर यहां है, इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन इधर ले लो, बी वेक्टर का, ये बी वेक्टर का प्रोजेक्शन इधर ले लो। अब इधर ले लो तो देखो ये पूछ से पूछ मिल गई ना, पूछ से पूछ के बीच में ये वाला एंगल 150 होगा, ये एंगल होगा 150। लेकिन मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है, आपको क्या चाहिए, ज्यादा वाला कि कम वाला, आपको चाहिए कम वाला, ये कम वाला 30 है ना, तो ये आंसर होगा। मतलब यहां पर वेक्टर एंगल का आंसर क्या दोगे, यहां वेक्टर एंगल का आंसर 150 नहीं दोगे भैया, 30 दोगे, 30 मिनिमम एंगल, मिनिमम मिनिमम, ठीक है। आ जाओ इस केस में, आ जाओ इस केस में, आ जाओ। ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा साहब, ये बी वेक्टर ये रहा, है ना। ये ए वेक्टर है, इसी का प्रोजेक्शन ले लो, ये इसी का प्रोजेक्शन ले लो, ये तो ये एंगल 45 है, तो ये भी 45 होगा ना। तो दोनों की पूछ से पूछ के बीच का एंगल 45 आ गया, 45। ये पूछ से पूछ के बीच का एंगल कितना आ गया, 45। तो हेड से हेड और टेल से टेल के बीच के एंगल को बोलते हैं वेक्टर एंगल। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चलो क्लियर हो रहा है सबको, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, आगे बढ़े। ये मैंने एक एग्जाम्पल और दिया, ये ट्राइंगल बना रखा है मैंने, इस ट्राइंगल में ये बना रखा है ए वेक्टर, देखो ये ए वेक्टर है, ये बना रखा है मैंने बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, डायरेक्शन भी दे रखी है देखो, और ये बना रखा है साहब सी वेक्टर। ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। बताइए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड ए। बताइए साहब एंगल बताइए, एंगल बताइए, ये डायग्राम बना हुआ है, एंगल बताइए साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं भाई, बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। तो ये ऐसे ही पढ़ना है भाई, क्लास में मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, पूरा मौका देता हूँ लिखने का, और क्वेश्चन खूब कराता हूँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करो मेरे साथ साथ, ठीक है। आओ आओ, यहाँ पर देखो ये ए और ये बी, ये ए को इधर बढ़ा दूं और बी को इधर बढ़ा दूं, तो दोनों की पूछ से पूछ के बीच का एंगल हो गया ना, ये एंगल हो गया ना पूछ से पूछ के बीच का। अब ये एंगल कितना होगा, ये 30 है, ये 90 है, तो ये भैया 60 होगा ना, 60, और ये 60 होगा, तो ये भी तो 60 आएगा भैया, है ना। ये 60 तो ये भी 60 आएगा, तो ए और बी के बीच का आंसर क्या बोलोगे, ए और बी के बीच का आंसर बोलोगे 60 डिग्री, है ना। अब यहां से बी और सी में तो देखो ये दोनों की पूछ मिल ही रही है, ये बी की पूछ, ये सी की पूछ, तो एंगल कितना हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया।
ठीक है, अगला बोल रहा है सी और ए के बीच में। तो देखो ये सी को मैं यहां पर इधर ले जाता हूं, ये आगे बढ़ा देता हूं सी को, ये सी को आगे बढ़ा देता हूं और ए इधर चला गया। तो ये वाला एंगल तो 150 होगा, 150। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें यहां पर मैक्स ज्यादा वाला चाहिए कि कम वाला चाहिए? आपको एंगल बिटवीन वेक्टर, पूछ से पूछ के बीच में एंगल ज्यादा वाला चाहिए कि कम वाला चाहिए? हमें कम वाला चाहिए, कम वाला। तो आंसर क्या बोलोगे? ये कम वाला होगा 30 डिग्री, आंसर आएगा 30 डिग्री। ठीक है, आई थिंक एंगल बिटवीन वेक्टर ले लोगे साहब। ये क्या होता है, जब जब ये ग्राफ व्राफ बना के देंगे, डायग्राम वैग्राम बना के देंगे, तब ये चीजें काम आएंगी। अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पर एंगल पहचानना आपको आना चाहिए। बड़ा सिंपल है, पूछ से पूछ के बीच का एंगल या सर से सर के बीच का एंगल। ठीक है, चलो आगे बढ़े और आगे बढ़े, थोड़ा सा वेक्टर के बारे में और जानकारी लें। तो अब आता है नेक्स्ट कि यहाँ पर किस किस तरह के वेक्टर होते हैं, दुनिया में वेक्टर किस किस तरह के हैं, है ना। कभी आप सुनोगे यहाँ पर पैरेलल वेक्टर, कभी नाम सुनोगे एंटी पैरेलल वेक्टर, है ना, कभी सुनोगे इक्वल वेक्टर, कभी सुनोगे अपोजिट वेक्टर, कभी कभी सुनोगे नल वेक्टर, कभी आप सुनोगे यूनिट वेक्टर, कभी सुनोगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। अच्छा, कभी कभी तो ऐसा सुनोगे कि यहाँ पर पोलर वेक्टर, है ना, कभी सुनोगे एक्सियल वेक्टर। ये मैं बहुत सारे नाम बोल रहा हूं, मैं पूरी फिजिक्स में ये नाम घूमते रहते हैं। जब जब फिजिकल क्वांटिटीज का जिक्र आता है ना, तो ऐसे ऐसे नाम घूमते रहते हैं। तो मैं सारे नाम तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं, पहले इस सारे नाम मैं पहले ही क्लियर कर दूं। ठीक है, किस किस तरह के दुनिया में वेक्टर होंगे। देखो, कई बार सुनोगे आप पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब सिंपल सी बात है, ये दोनों वेक्टर जो है ना, ए और बी, इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, इनका मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है, इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन एक बात तय है कि इनके बीच में एंगल जो आएगा ना, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री। मैं फोटो बना के बताऊं, जैसे ये एक ए वेक्टर बनाया मैंने और ये उसी के पैरेलल में बी वेक्टर बनाया मैंने, है ना। ये देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग बनाया मैंने, लंबाई अलग अलग बनाई। एक ऐसा भी हो सकता है कि ये ए वेक्टर बनाऊं मैं और उसी डायरेक्शन में बी वेक्टर बना दूं बराबर लंबाई का, है ना, ये भी पैरेलल वेक्टर है ना। तो मेजर चीज क्या है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो चलेगा, लेकिन उसके बीच में एंगल क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए 0 डिग्री। यानी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, सेम। ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। ऐसे वेक्टर को नाम देंगे साहब पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अच्छा, अब ये दूसरा बोलता है एंटी पैरेलल वेक्टर। अब एंटी पैरेलल वेक्टर की भी सिमिलर कंडीशन है। अगर दो वेक्टर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं उनका वेक्टर अलग अलग भी हो सकता है, ये इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन ये गारंटी ले रहा हूं उनके बीच में एंगल आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, अपोजिट। मैं फोटो बना के दिखा दूं आपको, जैसे एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, ये देखो बी, बताओ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लंबाई अलग अलग आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि लंबाई बराबर आ जाए, ये देखो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आ गया, मैग्नीट्यूड सेम आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड यहां पर सेम आ गया, मतलब इस केस में ये गारंटी है कि डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और इस केस में ये गारंटी है डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ, अब इसमें अगर मैं बोलता हूं इक्वल वेक्टर, देखो अब ध्यान से सुनना, ये इक्वल वेक्टर बोलते हैं, इक्वल। अगर इक्वल वेक्टर बोल रहे हैं तो ऐसा बोलोगे ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। अब ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गारंटी है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। और इस चीज की भी गारंटी है कि डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन सेम होगी। मैं तो इस चीज की भी गारंटी ले रहा हूं कि एंगल कितना होगा, एंगल 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री एंगल आएगा 0 डिग्री। रुको, अगर इक्वल है तो ये बनाओगे ना ऐसा, ये ए वेक्टर बनाओगे तो यही क्या बनाओगे, यही बी बनाओगे भैया। बताओ डायरेक्शन सेम आ गया ना भैया, है ना। अच्छा, अगर यही बोलता है अपोजिट वेक्टर है, यही चीज बोलता है कि साहब अपोजिट वेक्टर है, तो ऐसे केस में क्या बोलोगे, ये बोलोगे ए वेक्टर बराबर माइनस ऑफ बी वेक्टर। मतलब आप देखो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन डायरेक्शन को बता रहा है साहब। लेकिन आज भी क्या बोलोगे, आज भी बोलोगे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, ये अपोजिट डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो क्लियर कर लो, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम तो इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट तो क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर। अच्छा, पैरेलल, अब एक पॉइंट और क्लियर करो, एक पॉइंट और क्लियर करो। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि इक्वल वेक्टर है, बताओ इक्वल वेक्टर है, तो क्या ये पैरेलल वेक्टर हो सकता है, इक्वल वेक्टर बिल्कुल पैरेलल वेक्टर हो सकता है। लेकिन अब मैं इसका उल्टा बोल रहा हूं, ढंग से सुनना, क्या दुनिया के सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो सकते हैं क्या, दुनिया के सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। वही इक्वल होंगे जिनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे।
मतलब स्टेटमेंट दोबारा सुन लो, अगर इक्वल वेक्टर है तो पैरेलल होगा, लेकिन अगर पैरेलल है तो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। अच्छा, यही स्टेटमेंट इसके बारे में सुन लो भैया। अगर मैं बोल रहा हूं कि अपोजिट वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर है तो एंटी पैरेलल तो होगा ही होगा, अपोजिट वेक्टर है तो एंटी पैरेलल तो होगा ही होगा, लेकिन दुनिया के सारे एंटी पैरेलल वेक्टर अपोजिट वेक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि सबके मैग्नीट्यूड बराबर हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। ठीक है, मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। अगर अपोजिट वेक्टर है तो एंटी पैरेलल होगा, लेकिन सारे एंटी पैरेलल इक्वल वेक्टर अपोजिट वेक्टर नहीं होंगे। आई थिंक बात पकड़ में आ गई सब। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, समझते जा रहे हो तुम, मुझे समझते जा रहे हो तुम। ठीक है, मैं और बोलता हूं साहब, ये कोलीनियर वेक्टर, नाम से समझ में आ रहा है कि एक लाइन वाले वेक्टर। अब एक लाइन में वेक्टर है तो ऐसा हो सकता है कि साहब ये ए वेक्टर है, इसी लाइन में बी वेक्टर आ जाए, और जो बी वेक्टर आ जाए वो बराबर लंबाई का आ जाए। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि साहब ये जो ए वेक्टर है उसी लाइन में बी वेक्टर आ जाए लेकिन थोड़ा छोटा आ जाए, है ना। या हो सकता है कि ये ए वेक्टर है, उसी लाइन में कोई दूसरा वेक्टर आ जाए और उससे बड़ा आ जाए, बड़ा। अच्छा, मैं तो कह रहा हूं कि ये ए वेक्टर है, उसी लाइन में बी वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। मैं कह रहा हूं डायरेक्शन अपोजिट हो जाए साहब। अरे मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ए की डायरेक्शन ये हो और बी की डायरेक्शन ये हो। अरे एक लाइन में होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, अपोजिट हो, चलेगा। बड़ा हो, छोटा हो, बराबर हो, वो भी चलेगा। अगर एक लाइन में है तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलोगे? कोलीनियर वेक्टर। अब वो सेम डायरेक्शन में हो, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, वो सेम मैग्नीट्यूड के हो, वो अलग अलग मैग्नीट्यूड के हो, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, चलेगा। बस लाइन क्या होना चाहिए? लाइन सेम होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर को बोलेंगे कोलीनियर वेक्टर। नाम से समझ में आ रहा है, कोलीनियर। ठीक है, चलो मैं और बोलता हूं साहब। ठीक है, अब ये तीन तरह के स्टेटमेंट सुनोगे साहब। एक सुनोगे को इनिशियल, एक सुनोगे को टर्मिनल, एक सुनोगे कॉन करंट। ये को वाले टर्म सुन लो, को वाले टर्म बोल रहा हूं। वो एक तो पहले मैंने बोल दिया कोलीनियर, नाम से समझ में आ गया, सेम लाइन में। को इनिशियल, को इनिशियल का मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा उनको बोलेंगे को इनिशियल। अच्छा, अगला बोल रहा है को टर्मिनल। को टर्मिनल मतलब जिनका फाइनल पॉइंट सेम होगा, जिनका हेड से हेड मिल रहा होगा एक तरह से। अगर किसी का टेल से टेल मिल रहा है तो को इनिशियल, किसी का हेड से हेड मिल रहा है तो को टर्मिनल, और बीच में कहीं भी कॉन्साइड कर जाते हो तो उनको बोलते हैं कॉन करंट। बीच में कहीं भी कॉन्साइड कर जाते हैं तो उन वेक्टर को क्या बोलते हैं? कॉन करंट। ठीक है, मैं फोटो बनाता हूं। को इनिशियल, को इनिशियल जैसे मैं बोल रहा हूं ये ए वेक्टर है, इसी पॉइंट से दूसरा वेक्टर शुरू किया मैंने बी, इसी पॉइंट से तीसरा वेक्टर है सी, अरे इसी पॉइंट से एक और है डी, इसी पॉइंट से एक वेक्टर और आ गया ई। बताइए इन सबका इनिशियल पॉइंट सेम है ना? ये इनिशियल पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या नाम दोगे? ऐसे वेक्टर को नाम दोगे साहब को इनिशियल वेक्टर। ये कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है साहब? को टर्मिनल। ये को टर्मिनल, को टर्मिनल मतलब इनके हेड से हेड मिलने चाहिए, फाइनल पॉइंट बराबर होने चाहिए। जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, मैं तो कह रहा हूं ई वेक्टर। ये देखो, ये ए वेक्टर का भी फाइनल पॉइंट यही, बी का भी यही, अब सी का भी यही, डी का भी यही, ये ई का भी यही। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? ऐसे वेक्टर को बोलेंगे को टर्मिनल वेक्टर। मतलब जिनका हेड से हेड मिल जाए उनको बोलते हैं को टर्मिनल, जिनका टेल से टेल मिल जाए उनको क्या बोलते हैं? को इनिशियल। और कॉन करंट कहीं भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। देखो ए वेक्टर इधर था और बी वेक्टर इधर था, बताइए साहब ये मिल रहे हैं ना? कहीं नहीं, कहीं मिल रहे हैं साहब, इनको कॉन करंट बोल सकता हूं। अच्छा, वो इनिशियल पॉइंट पे भी मिल सकते हैं। बताओ साहब, ये इनिशियल पॉइंट पे मिल सकते हैं, क्या इसको कॉन करंट नहीं बोलूंगा क्या? अगर इनिशियल पॉइंट पे मिल रहे हैं, क्या इसको कॉन करंट नहीं बोलूंगा क्या? अरे मैं बोल रहा हूं कि साहब ये लो फाइनल पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, क्या इसको कॉन करंट नहीं बोलूंगा क्या? अरे कहीं भी मिलने वाले, कहीं भी कॉन्साइड करने वाले वेक्टर को बोलते हैं कॉन करंट। ठीक है, तो काम की बात सुन लो भैया, काम की बात सुन लो। देखो, अगर वो कॉन करंट है तो वो को इनिशियल भी हो सकता है, वो को टर्मिनल भी हो सकता है। लेकिन अच्छा, एक पॉइंट और क्लियर करो, मुझे बताओ, अगर ये को इनिशियल है, कॉन करंट को टर्मिनल है, तो वो कॉन करंट तो होगा ही होगा। दुनिया के सारे, मैं रिपीट कर रहा हूं, दुनिया के सारे को इनिशियल वेक्टर कॉन करंट होंगे ही होंगे। दुनिया के सारे कॉन करंट वेक्टर को आप बोल सकते हो कॉन करंट होंगे ही होंगे। लेकिन सारे के सारे कॉन करंट को इनिशियल हो ऐसा जरूरी नहीं है, सारे कॉन करंट को टर्मिनल हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। कॉन करंट है, अगर कॉन करंट है तो यहां पर सारे कॉन करंट को इनिशियल हो ऐसा जरूरी नहीं है।
सारे कौन करंट को टर्मिनल हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन को इनिशियल है तो कौन करंट होगा, को टर्मिनल है तो भी कौन करंट होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया सबको। ठीक है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस बता रहा हूं मैं। हालांकि क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है डेफिनेशन वाले कि चार डायग्राम बना के बोले कि पहचान के बताओ, को इनिशियल बताओ, को लीनियर बताओ। ये तो बेसिक से छोटी छोटी सारी बातें बतानी है, इसलिए मैं सब बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और वेक्टर के नाम सुनो। एक सुनोगे तुम को प्लेनर और एक नॉन को प्लेनर। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं साहब, नॉर्मली जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा मानते हैं एक्स वाई और जेड, ये एक्स वाई और जेड। देखो इस बोर्ड के प्लेन में बता रहा हूं, 2D में बता रहा हूं, तो इसको एक्स माना, इसको वाई माना, तो इसका प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड होगा ना। अच्छा, जैसे प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है, ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर भी तो होगा ना, अंदर भी होगा, है ना। अच्छा, जैसे इस वाली डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान रहे हो तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, ये इसका अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होगा। ये ऊपर वाले को प्लस वाई मान रहे हो तो ये नीचे वाला क्या होगा, ये नीचे वाला माइनस वाई होगा। ऐसे ही ये अंदर वाले को अगर प्लस जेड मानते हो तो बाहर वाले को क्या मानोगे, माइनस जेड मानोगे। ये एक्स वाई जेड मानते हैं ना साहब। तो अब काम की बात सुन लो, अगर यहां पर ये बोलता है कोप्लेनर तो प्लेन क्या होना चाहिए, सेम। अब प्लेन सेम का मतलब मैं बोल सकता हूं एक वेक्टर लिखा मैंने एक्स वाई प्लेन में, एक वेक्टर लिखा मैंने वाई जेड प्लेन में। जैसे ये लो ये एक्स वाई और ये जेड। अगर एक वेक्टर यहां पर है, ये ए वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, और दूसरा वेक्टर ये है साहब ये भी एक्स वाई प्लेन में, बताइए दोनों कोप्लेनर होंगे ना। अब एक वेक्टर बोलता हूं मैं ये वाई जेड प्लेन में, ये सी वेक्टर, और दूसरा भी वाई जेड प्लेन में। अब भले इनके बीच में एंगल कुछ भी हो, देखो इनके बीच में एंगल कुछ भी हो, ये पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, अपोजिट हो, इक्वल हो, कॉन करंट हो, को टर्मिनल हो, को इनिशियल हो, कुछ भी हो, अगर ये सेम प्लेन में है तो उनको क्या बोलोगे, कोप्लेनर, है ना। ये देखो सेम प्लेन में तो क्या बोलोगे, कोप्लेनर। ठीक है, चलो मैं और वेक्टर बना रहा हूं। एक वेक्टर बनाया मैंने साहब ई वेक्टर, है ना। एक वेक्टर बनाया मैंने इसी का जस्ट अपोजिट एफ वेक्टर। मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताओ, ए और बी क्या मैं इसको कोप्लेनर बोल दूं क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर को कोप्लेनर बोल दूं क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर को कोप्लेनर बोल दूं क्या, बताइए ए और बी को कोप्लेनर बोलूं क्या, यस और नो। ए और बी को कोप्लेनर बोलूं क्या, बताइए यस और नो, कमेंट करो। हाँ यस, बिल्कुल सही। क्या ए और सी को कोप्लेनर बोल दूं क्या ए और सी को कोप्लेनर बोलूं क्या, ए और सी को कोप्लेनर नहीं बोल सकता। ए कहां पर है, एक्स वाई में, जबकि सी कहां है, वाई जेड में। ये सी और जे को, सी और ए को कोप्लेनर नहीं मानेंगे। चलो क्या डी और ई को कोप्लेनर बोल दूं क्या, डी और ई को कोप्लेनर बोल दूं क्या, डी और ए को भी कोप्लेनर नहीं मानेंगे, क्योंकि डी वाला है वाई जेड में और ई वाला है एक्स और जेड में। अच्छा चलो ये बताओ मुझे, कौन करंट कौन कौन से हैं, कौन करंट कौन कौन से हैं, कौन करंट कौन कौन से हैं। क्या ए और बी कौन करंट हो सकते हैं क्या ए और बी कौन करंट हो सकते हैं क्या, ए और बी कौन करंट हो सकते हैं। मैं इनको एक्सटेंड करूं तो भैया कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगे ना यार, ये देखो कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगे, कौन करंट हो सकते हैं, कौन साइड कर सकते हैं। ठीक है, ये सी और डी भी कौन करंट हो सकते हैं, ये सी और डी भी कौन करंट हो सकते हैं। क्या ई और एफ कौन करंट हो सकते हैं क्या, ई और एफ कौन करंट कभी नहीं हो सकते, ई और एफ कभी भी कौन करंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो क्या है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल। ई और एफ क्या है साहब, एंटी पैरेलल वेक्टर। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। छोटी छोटी डेफिनेशन बताई मैंने, बड़ी सिंपल सिंपल, है ना, बड़ी सिंपल सिंपल डेफिनेशंस बता रहा हूँ, बहुत आसान आसान भाषा में, है ना। ये सब लिखा हुआ तो तुम्हें मिलेगा ही ना यार, सब लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, फिर भी मैं मौका दे रहा हूँ तुम्हें लिखने का, इतना तेज नहीं भाग रहा हूँ मैं कि मैं बताया और भाग गया, बताया और भाग गया। छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूँ, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी बातें। ठीक है, आई थिंक समय पर्याप्त दे रहा हूं मैं, लिखने का समय पर्याप्त है, लिखने का समय पर्याप्त है, कमेंट करो। लिखने के लिए समय पूरा मिल रहा है, लिखने का समय पूरा मिल रहा है। मैंने कहा था फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा पूरा समय दूंगा, मैथ्स में मेरे साथ साथ करते चलो। लिखने का समय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लिखने का समय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कमेंट करके बताओ मुझे। अच्छा, कमेंट की बारी आई तो बच्चा टेस्ट के बारे में पूछने लग गया। बच्चा टेस्ट के बारे में, टेस्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, यूं ऐसा। चलो लिखने का 90% बच्चे बोल रहे हैं समय पर्याप्त है, यस 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 यस।
अब एक को मैं देख नहीं रहा हूँ, 9 वाले को तो बार बार वो कमेंट कॉपी पेस्ट कर रहा है। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा और समय दे दूंगा, घबराओ मत, तुम समझने पे फोकस करो, थोड़ा और समय दे दूंगा, चिंता मत करो, घबराओ मत, मैं और समय दे दूंगा, पर्याप्त समय दूंगा। ठीक है भाई, ऑफलाइन में तो सामने इंटरेक्शन होता है, दिखता रहता है कि कौन कितना स्पीड से लिख रहा है। कोई धीरे भी चल रहा होता है उसको टोक देते हैं, भाई जल्दी जल्दी लिख जल्दी लिख, है ना, उसको टोक देते हैं। तुम्हें मैं टोक नहीं पाऊंगा, तुम्हें स्पीड ही नहीं पता मुझे तुम्हारी। ठीक है, अच्छा टेस्ट के बारे में बता दूं, वो बच्चा टेस्ट के लिए कमेंट कर रहा है बार बार, तो टेस्ट पेपर के बारे में आपको बता दूं, जो नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट है उसमें बेसिक मैथ्स और वेक्टर आएगा, है ना। टोटल 22 क्वेश्चंस मेरे आएंगे, या हो सकता है 23 आ जाए, 22 या 23, क्योंकि दो फिजिक्स चल रही है ना आपकी, तो एक सर 22 देंगे तो एक सर 23 देंगे। तो सिलेबस क्या है मैं क्लियर कर दूँ। सिलेबस है अपना बेसिक मैथ्स और वेक्टर, है ना। हालांकि ये 4 दिन में वेक्टर हो जाएगा अपना, है ना। नेक्स्ट वीक में वेक्टर खत्म हो जाएगा, टेस्ट से पहले पहले वेक्टर पूरा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज में बेसिक मैथ्स के वीडियो सॉल्यूशन बना के दिए ना, मैं वेक्टर के भी भेज दूंगा आपको वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन बेसिक मैथ्स के, कितने क्वेश्चन वेक्टर के, तो पेपर तो बना दिया है मैंने। 12 क्वेश्चन बेसिक मैथ्स के थे और बाकी वेक्टर के थे, 12 क्वेश्चन बेसिक मैथ्स के और बाकी वेक्टर के। ठीक है, चलो आ जाओ, नोट कर लिया। टेस्ट का पेपर कैसा रहेगा, पैटर्न वही है जो नीट पैटर्न है तुम्हारा, पेपर जो नीट पैटर्न होता है उसी नीट पैटर्न पे रखा गया है। ठीक है, अब पेपर बोले बोले नीट जैसा बनाया है क्या, वैसा ही टफ बनाया है क्या। देखो, अगर आता है तो इजी है, और नहीं आता है तो टफ है ना। अपन कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें पढ़ लें, छोटी छोटी बातें पढ़ लें, हर चीज़ की प्रैक्टिस कर लें। अब तो उन चीज़ों को समझ लेते हो, घर जाकर के मॉड्यूल की प्रैक्टिस कर लेते हो, उनके डाउट्स क्लियर कर लेते हो, तो ईजी है, आ जाएगा पेपर में। और अभी अभी पूरा सिलेबस, पूरी फिजिक्स थोड़ी आ रही है, 1-2 चैप्टर ही आ रहे हैं ना, तो 1-2 चैप्टर करना आसान होता है। ये तो दिक्कतें कब आती है, ये पूरी फिजिक्स समेटनी होती है। ठीक है ठीक, ओके। अच्छा, बच्चा पूछ रहा है टेस्ट के बाद वाला मंडे को ऑफ रहेगा क्या। अभी ज़्यादा जानकारी नहीं, बात करेंगे बाद में, पढ़ लो, आ जाओ आ जाओ, सारे सारे कमेंट मुझसे आज ही करवा लोगे तुम। अपन बातचीत के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं अभी, बातचीत का मौका दूंगा मैं, है ना। अभी अपन पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये अगला आता है साहब यूनिट वेक्टर। नाम से समझ में आ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड 1 मिलेगा, 1। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन मुझे बताओ ये क्या बताएगा फिर। ये ओनली डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेगा, ओनली एक्सप्लेन डायरेक्शन। भाई वेक्टर के पास क्या होता है, वेक्टर के पास 2 चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, एक उसका डायरेक्शन होता है। अब मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, तो बेचारे गरीब के पास क्या बचा, बेचारे गरीब के पास सिर्फ सिर्फ डायरेक्शन बचा ना, यानी ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा, कुछ और नहीं बताएगा। ठीक है, अच्छा लिखते कैसे हैं इसको, इसको लिखने का तरीका होता है कैप, सर पे कैप लगा दो, कैप, ये ए कैप, ये ए कैप क्या बता रहा है, ये है यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ये होगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, ये किसको बताएगा, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा भैया। अब देखो लिखते कैसे हैं, किसी वेक्टर से अगर उसका मैग्नीट्यूड छीन लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बचेगी ना, वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड छीन लूंगा तो सिर्फ डायरेक्शन बचेगी, तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड कैंसिल, क्या बचेगा, डायरेक्शन। तो लिखने का तरीका होता है ए कैप बराबर, ये होगा ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये ए कैप बराबर आएगा ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। वेक्टर से उसका डायरेक्शन, वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड हटा दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचने वाली, डायरेक्शन। तो मैंने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब और बताऊं मैं आपको। अच्छा, कई बार क्या होता है, हमें डायरेक्शन देते हैं, वेक्टर लिखने को बोलते हैं, तो वेक्टर को कैसे लिखोगे, जैसे ए वेक्टर लिखना है तो आप लिखोगे ये मैग्नीट्यूड, और ये क्या लिखोगे, ये डायरेक्शन। मतलब वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ये वेक्टर बराबर होता है एक तो मैग्नीट्यूड, भाई हमें शो करना होता है मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या शो करनी होती है, डायरेक्शन। तो वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, वेक्टर को लिखने का तरीका है भैया मैग्नीट्यूड इनटू क्या लिखोगे, डायरेक्शन। अच्छा और बताऊं मैं आपको, ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ये कभी नेगेटिव आएगा नहीं, ये मैग्नीट्यूड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0, इसका वैल्यू कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो इससे डिवाइड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगी, डायरेक्शन। मैं और बताऊं, यूनिवर्सल जो यूनिट वेक्टर होता है ना यार तुम अब मुझे कमेंट पढ़ने में मजबूर कर रहे हो यार, है ना। मतलब इतनी तारीफ मत करो कि मुझे कमेंट पढ़ने पड़ जाए यार। नहीं नहीं, मैं अभी तो पढ़ाना ही शुरू किया भाई, अभी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मैं पढ़ाऊंगा यार।
है ना, पढ़ा लूँ मैं, उसके बाद थोड़ा सा मोटिवेट करना मुझे भी, बीच बीच में मुझे भी उस समय मोटिवेट करना, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर का नोट्स है, फिर से बनाने का फ़ायदा रहेगा क्या? अब बच्चे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे यार। तुम क्या चाहते हो, आज मैं कमेंट सेक्शन पे ही आ जाऊँ? आज तुम्हारे सारे डाउट्स में मतलब यहाँ पे कमेंट्स का जवाब देता रहूँ क्या? मुझे पढ़ाने दो यार, मेरा फ्लो बनने लगा यार, मेरा थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा ऑनलाइन में, है ना। मैं तुम्हारे कमेंट का जवाब फिर दूंगा, फिर कभी दूंगा, है ना। अभी अपन पढ़ लेते हैं आओ साहब। तो यहाँ पर देखो, मैं यूनिट वेक्टर बता रहा था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ढंग से सुन लो। क्या है साहब, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर है इसका मतलब डायरेक्शन होगा। तो मैं कह रहा हूं इसके पास सिर्फ डायरेक्शन ही होगा, ये सिर्फ डायरेक्शन को ही बताएगा, कुछ और नहीं बताएगा, ठीक है। अब क्या होता है, वेक्टर को, वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को छीन लिया जाए तो डायरेक्शन बचती है ना। तो लिखने का तरीका क्या है, ये वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब अच्छा, कई बार मैग्नीट्यूड देके, डायरेक्शन देके वेक्टर लिखने को बोलते हैं, तो कैसे लिखोगे, वेक्टर को लिखोगे मैग्नीट्यूड इंटू कितना, डायरेक्शन। यूनिवर्सल बात अगर करें हम, अपन यूनिवर्सल बात करें, तो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। तो अगर मैं आपको बोलूं ये बेसिक यूनिट वेक्टर, तो अगर मैं बोलता हूं साहब ये एक्स एक्सेस है, तो इसका यूनिट वेक्टर को लिखते हैं आई कैप। अगर मैं बोलता हूं ये वाई एक्सेस है, तो इसके यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं, जे कैप। मैं अगर बोलता हूं ये जेड एक्सेस है, तो इसके यूनिट वेक्टर को क्या लिखोगे, के कैप। देखो लिखने का तरीका समझ लो, एक्स एक्सेस के यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं, आई कैप। ये क्या बताता है, ये आई कैप है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along the x axis, along the x axis, मतलब जिसके साथ भी तुमने आई कैप लगा दिया ना, मतलब तुम किसकी डायरेक्शन को बता रहे हो, तुम बता रहे हो एक्स डायरेक्शन को। ये जे कैप का मतलब क्या होगा, ये होगा यूनिट वेक्टर along the y axis। और अगर मैं के कैप लिख दूं, के कैप, तो ये होगा यूनिट वेक्टर along the z axis। ये यूनिट वेक्टर along the z axis। आई थिंक बात पकड़ में आ गई। एक्स एक्सेस के अलोंग, वाई एक्सेस के अलोंग, जेड एक्सेस। बेस वेक्टर का मतलब ये डायरेक्शन को बता रहे हैं अपन, आई कैप, जे कैप, के कैप। अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड बोलूं अगर मैं बोलूं आई कैप का मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, 1। जे कैप का मैग्नीट्यूड बोलूं तो 1। के कैप का मैग्नीट्यूड बोलूं तो 1। अच्छा, यही नहीं, अगर मैं माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड बोलूं ना, तो भी 1 होगा। वो माइनस तो क्या बताएगा, वेक्टर में जो माइनस आता है वो डायरेक्शन को बताता है भैया। मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। मैं माइनस जे कैप का बोलूं ना, तो भी 1 होगा। अरे मैं तो माइनस के बोलूं तो भी कितना होगा, 1 होगा। मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। आई थिंक क्लियर हुआ सबको, ठीक है। चलो और बोले भाई, मैं और बोलता हूं। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। बोल रहा है कि ए वेक्टर दिया हुआ है आपको, ए वेक्टर ये दिया हुआ है 0.6 आई कैप प्लस बी जे कैप। ये बोल रहा है कि साहब ये यूनिट वेक्टर है। क्या है ये, यूनिट वेक्टर। तो बोल रहा है बी का वैल्यू बताइए। ये बोल रहा है कि ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो बी का वैल्यू बताइए। अब सबको पता है कि ए अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना मैंने बताया आपको, मैंने बताया रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। इसमें जेड तो है ही नहीं, इसमें जेड है नहीं। अब सॉल्व कर लो, बी आ जाएगा यहां से। देखो रूट हटाने के लिए स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर बराबर 0.6 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये बोलोगे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 0.36, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 0.64। तो बी का वैल्यू होगा रूट 0.64, और रूट 0.64 मतलब कितना आ गया, ये रूट 0.64 मतलब कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा साहब 0.8। बी का वैल्यू है 0.8, बी का वैल्यू 0.8। बड़ा सिंपल। अगर कोई यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो ऐसे केस में क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। आई थिंक आ रहा है साहब, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। लो एक और लो, एक और दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन और देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक क्वेश्चन लिख के लाता हूं मैं तुम्हारे लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूं मैं, अपना मैक्सिमम समय क्वेश्चन करने में यूटिलाइज हो। और ज़्यादातर मैं एग्जाम्पल वही लाऊंगा जो स्टैंडर्ड एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये देखो साहब, ये बोल रहा है कि वेक्टर बताओ, ये बोल रहा है वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 26 है और जिसका डायरेक्शन इस वेक्टर के अलोंग है ना। मैग्नीट्यूड तो 26 है लेकिन डायरेक्शन इसके अलोंग है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि साहब ये मैग्नीट्यूड ये है ए, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये कोई बी वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर, तो आप क्या बोलोगे, वेक्टर सी वेक्टर लिखते समय मैग्नीट्यूड तो ए का लोगे लेकिन डायरेक्शन बी की लोगे।
मैग्नीट्यूड इसके बराबर है लेकिन डायरेक्शन उसके बराबर है ना। अब ये मैग्नीट्यूड तो आ गया साहब 26, और डायरेक्शन लिखने के लिए क्या करते हो, डायरेक्शन लिखने के लिए कैप लगाते हो ना, कैप, उसकी कैप ले लो, कैप, उसका कैप लोगे तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आई थिंक बात पकड़ में आ रही है सब। अब ये सॉल्व करें तो कितना होगा 26, ये सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और ये 16 25, 25 और 144, रूट में 169, ये 169 का रूट लोगे तो 13 आ जाएगा, 13, ये 13, ये 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। देखो सॉल्व करें यहां पर तो 13 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 6i कैप 8j कैप प्लस 24k कैप आ गया। मतलब ये जो वेक्टर पूछ रहा है वो वेक्टर ये आ गया भैया, ठीक है। ये बोल रहा है वेक्टर का मैग्नीट्यूड 26 है लेकिन डायरेक्शन उसके अलोंग है, तो आंसर आएगा 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 24k कैप। आई थिंक आ रहा है साहब, बड़ा सिंपल है। मतलब वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड 24 है, 24 है लेकिन डायरेक्शन उसके अलोंग है, तो डायरेक्शन लिखने के लिए कैप लगाते हैं ना, कैप। चलो मैं एक और देता हूं, एक क्वेश्चन और दे दूं। आई थिंक स्पीड पर्याप्त है अपनी, तुम्हें पूरा मौका दे रहा हूं मैं करने का। कर पा रहे हो तुम, ठीक है, कर पा रहे हो ना भाई, कर पा रहे हो, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। एक और दे दूं, लो नेक्स्ट स्लाइड। ये बोल रहा है कि फाइंड ए वेक्टर, वेक्टर बताओ, आज फिर वेक्टर पूछ रहा है सब। इसकी डायरेक्शन तो इसके अलोंग है और मैग्नीट्यूड इसके अलोंग है ना, ये डायरेक्शन इसके बराबर है और मैग्नीट्यूड इसके बराबर है। मतलब अगर मैं बोलूं कि वो सी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड तो बी के बराबर है लेकिन डायरेक्शन कहां है, डायरेक्शन ए के बराबर है, तो ए कैप लिखोगे, ए कैप। मैग्नीट्यूड तो उस बी वेक्टर के बराबर है और डायरेक्शन ए वेक्टर के अलोंग है, तो मैग्नीट्यूड तो बी का ले लो, मैग्नीट्यूड बी का ले लो, ठीक है, और डायरेक्शन ए की ले लो, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड बी का ले लो भैया। अब बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ऑफ ये 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और डायरेक्शन ए कैप बोले, ए कैप, तो ये बोलोगे 5i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मैंने बताया ना मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। ये सॉल्व करो साहब, तो सी वेक्टर कितना आएगा, ये आएगा 16 प्लस 9 रूट 25, रूट 25 यानी 5 आ गया। ये सॉल्व करो, ये 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 25, ये 5 प्लस 25 रूट 30 हो गया, रूट 30, ठीक है। ये आ गया 5i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, 5 बाई रूट 30, 5i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। आई थिंक बात पकड़ में आ चुकी है सब, और आगे मॉडिफाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 को रूट में ले सकता हूँ तो 25 हो जाएगा, वो रूट 25 बाई 30 है ना, रूट 25 बाई 30, तो ये जाएगा रूट 5 बाई 6। ये आगे और भी सॉल्व कर सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये आएगा रूट 5 बाई 6, 5i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। किसी भी फॉर्म में वेक्टर हो सकता है, आई थिंक कर लोगे। तो यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन बताने के लिए क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर। चलो मैं और देता हूं तुम्हें, एक और करके बताओ। ये स्क्रीन पे एक क्वेश्चन और आ गया आपके पास, मैं रुक गया हूं, मैं पानी पी रहा हूं, जब तक तुम मुझे क्वेश्चन करके बताओगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये बोल रहा है यूनिट वेक्टर बताइए, यूनिट वेक्टर किसका, जिसका रिजल्टेंट ए और बी का हो, है ना, बताइए साहब। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, उसका यूनिट वेक्टर बताइए। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका यूनिट वेक्टर बताइए। चलो भैया, अब रिजल्टेंट बोलूं, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या बोलोगे साहब, ये बोलोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, भाई सिंपल वेक्टर एडिशन। अब ए वेक्टर कितना है साहब, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप,
और बी वेक्टर क्या है साहब, ये बी वेक्टर है -2 j कैप -k कैप। अब ये सॉल्व करते हैं तो क्या बन रहा है, ये देखो आई कैप, ओनली आई कैप बचेगा, ये जे में देखें तो -3 j कैप होगा, के में देखें तो +k कैप होगा। अभी बोलता है यूनिट वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड। अब आर वेक्टर डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड, तो आर वेक्टर तो हो गया आई कैप -3 j कैप +k कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड बोले तो 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास आई कैप -3 j कैप +k कैप डिवाइड बाय √11। ये √11 आ गया साहब, ये यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, आई कैप -3 j कैप +k कैप आ रहा है भाई, बहुत सारे बच्चों का आ गया, काफ़ी सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यूनिट वेक्टर समझ चुके हो भाई। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं साहब, और आगे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने यूनिट वेक्टर पर। अब ये कुछ छोटे छोटे थियोरटिकल क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ तुमसे, कुछ छोटी छोटी बातें। ये फोटो बना रखा है मैंने, 4 वेक्टर बना रखे तुम्हारे सामने, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी और डी वेक्टर, 4 वेक्टर तुम्हारे सामने बने हुए। ये बोल रहा है सेलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव। आप पहचान के बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ए एंड सी आर पैरेलल, दूसरा बोल रहा है ए बी एंड बी सी आर एंटी पैरेलल, तीसरा बोल रहा है सी एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर, चौथा बोल रहा है ए बी सी डी आर को प्लेनर वेक्टर्स। बताइए कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, है ना। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट को देख के बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ऑल करेक्ट, सब सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चेक कर लेते हैं, करने दो, ट्राई करने दो बच्चों को। चलो आ जाओ चेक करते हैं, आओ। ये बोल रहा है ए और सी पैरेलल हैं। अब ध्यान से देखो तो ए का डायरेक्शन भी यही है, सी का डायरेक्शन भी यही, तो पैरेलल है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा बोल रहा है ए बी एंड बी सी आर एंटी पैरेलल, सही दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ए और बी एंटी पैरेलल है ना। और साथ में बी और सी, ये बी और सी भी एंटी पैरेलल है, बिल्कुल सही बात है, दिख रहा है भैया, ये डायरेक्शन अपोजिट दिख ही रही है आपको, है ना। देखो ना, ए और बी का डायरेक्शन अपोजिट, बी और सी का डायरेक्शन अपोजिट, तो ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है सी और डी आर को इनिशियल, साफ साफ दिख रहा है, इनकी पूछ से पूछ मिल रही है, मतलब को इनिशियल है, तो तीसरा भी सही है। ये चौथा बोल रहा है कि सब एक प्लेन में है, तो बिल्कुल सही है यार, एक ही तो प्लेन में ही है, ये कोई बता रखा है कि इस प्लेन के बाहर है, सब बोर्ड के प्लेन में, सब बोर्ड के प्लेन में, तो चौथा भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। चलो मैं एक और देता हूं, मैं एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन देता हूं, है ना। ये मैंने फोटो बना रखा है साहब, एक फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, दूसरा 10 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन मैंने बना रखी है, ये दोनों में एंगल 90 डिग्री दिख रहा होगा, और ये कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, है ना। ये बोल रहा है कि F1 वेक्टर बराबर F2 वेक्टर, ये F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर F2, F1 परपेंडिकुलर F2, बोथ वेक्टर्स आर कोइनिशियल। चलो और लिखता हूं मैं, कुछ स्टेटमेंट और लिखता हूं मैं, 4 स्टेटमेंट तो लिखे हुए हैं ना, मैं और लिखता हूं। अगला लिखा हुआ है साहब F1 कैप बराबर F2 कैप, और लिख रहा हूं मैं, ये बोल रहा है कि F1 कैप का मैग्नीट्यूड बराबर F2 कैप का मैग्नीट्यूड। मैं और लिख देता हूं, मैं और स्टेटमेंट लिखता हूं, है ना। मैं आपके सामने और स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि यहां पर F1 वेक्टर बराबर F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 वेक्टर। चलो बताइए, इन स्टेटमेंट को देख के बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। 3 स्टेटमेंट और लिख दिए मैंने, बताइए। एक बच्चा रोज मुझे बोलता है कि साहब पोल करवा दो, एक किस चीज़ पे पोल करवाऊं, मुझे बताओ किस चीज़ पे पोल करवाऊं मैं, पोल किस चीज़ पे कराऊं, कि क्वेश्चन और कराऊं, क्वेश्चन कम कराऊं, किस चीज़ का पोल कराऊं बोलो। मतलब आज तो मुझे पूरा कमेंट्स पे फोकस दिलवा रहे हो, या तो 2-4 तारीफ के शब्द बोल दिए तुमने, मेरे बार बार ध्यान कमेंट की तरफ जा रहा है।
है ना। मैं करवाऊंगा भविष्य में सब करवाऊंगा। अभी तुम क्वेश्चन के आंसर पे फोकस करो, क्वेश्चन के आंसर पे फोकस करो। चलो आ जाओ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ये बोल रहा है कि साहब F1 वेक्टर बराबर F2 वेक्टर। ध्यान से देखो, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो वेक्टर तो बराबर हो ही नहीं सकता, पहला गलत है। दूसरा बोल रहा है कि F1 का मैग्नीट्यूड बराबर है F2 का, तो दिख रहा है मैग्नीट्यूड इसका भी 10 इसका भी 10, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा बोल रहा है दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये भी सही है। चौथा बोल रहा है कि बोथ वेक्टर आर को इनिशियल, साफ साफ दिख रहा है इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये को इनिशियल होगा। ठीक है, अच्छा अगला क्या बोल रहा है साहब, ये बोल रहा है F1 कैप बराबर F2 कैप। मुझे बताओ F1 कैप क्या बताएगा F1 की डायरेक्शन को, F2 कैप क्या बताएगा F2 की डायरेक्शन को। दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया भैया, है ना। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड 1, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्या बोल रहा है साहब, ठीक है अगला क्या बोल रहा है कि F1 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ F2 वेक्टर। बताइए क्या ये अपोजिट वेक्टर है क्या, ये अपोजिट वेक्टर नहीं है। ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट कौन कौन से हो गए, ट्रू कौन कौन से हो गए, बी सही है, बी ट्रू है, सी ट्रू है, डी सही है, एफ सही है, बाकी सब गलत है, ये बाकी सब गलत है। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला देखो, अगला ठीक है, नेक्स्ट देखो साहब, अगला आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल वेक्टर अगर बोले तो सीधी सीधी भाषा में बोले तो मैग्नीट्यूड 0 है भाई, मैग्नीट्यूड 0 है, लेकिन डायरेक्शन बता नहीं सकते। होगा डायरेक्शन कुछ होगा, बता नहीं सकते। फोटो देख के समझ में आ रहा होगा, दो हाथी हैं, ये दोनों इसको पकड़ के खींच रहे हैं और कोई नहीं खींच पा रहा है। अगर कोई नहीं खींच पा रहा है तो ये ना तो उधर जाएगा ना इधर आएगा, तो रिजल्टेंट अल्टीमेटली क्या आएगा, रिजल्टेंट 0 आएगा ना साहब, है ना। यानी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट का आंसर 0 बोलोगे। डायरेक्शन क्या है, बोले डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। तो नल वेक्टर दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड नहीं है लेकिन कोई डायरेक्शन है, और डायरेक्शन क्या है बोले नहीं बता सकते, डायरेक्शन नहीं बता सकते अपन। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए मैंने बोला डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब बड़ी अजीब 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 बातें बोली गई हैं, है लेकिन नहीं है ना, दुनिया में है लेकिन डायरेक्शन क्या बोले पता नहीं। ठीक है, मैं और बोलूं, देखो एक सुनोगे तुम पोलर वेक्टर, है ना, एक सुनोगे पोलर वेक्टर। ये पोलर वेक्टर कौन सा होता है, जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक फिक्स इनिशियल पॉइंट से पास हो, जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक फिक्स इनिशियल पॉइंट से पास हो, उसको क्या बोलते हैं साहब, पोलर वेक्टर। रुको एग्जांपल से समझोगे तुम। एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल है इसका डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल है इसका फोर्स। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं डिस्प्लेसमेंट, मैं यहां से चला था, ये इनिशियल पॉइंट ये था, अब मैं पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया। अब मुझे बताओ, हमेशा जब मैं इधर जा रहा था तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ये था, जब मैं इधर जा रहा था तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ये था, है ना। जब मैं फाइनली यहां आ गया तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया ना। भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या देखना है आपको, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को पकड़ के देखना है। मतलब हमेशा लाइन ऑफ एक्शन इनिशियल पॉइंट से पास होगा, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या नाम दोगे, ऐसी क्वांटिटी को नाम देंगे हम लोग यहां पर, ऐसे वेक्टर को नाम देंगे पोलर वेक्टर। एक और एग्जांपल है इसका पोलर वेक्टर का, और एग्जांपल बोलूं तो फोर्स हो गया, फोर्स। अब मैं मान लिया, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो भले ही उसकी डायरेक्शन बदल रही है, लेकिन उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है उसका डायरेक्शन हमेशा कहां पर है, न्यूक्लियस की तरफ है। मतलब लाइन ऑफ एक्शन अगर एक फिक्स पॉइंट से पास हो या इनिशियल पॉइंट से पास हो, तो ऐसे वेक्टर को नाम देते हैं पोलर वेक्टर। एग्जांपल हो गया एक डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल हो गया इसका क्या, फोर्स। ठीक है, अच्छा मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, ये मैंने न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन वाला एग्जांपल दिया, तुम सन प्लेनेट वाला एग्जांपल ले लो, सन प्लेनेट वाला एग्जांपल ले लो। सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है, तो वहां हमेशा सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा अर्थ से पास होगा, एक फिक्स पॉइंट से पास होगा, इसलिए इसको भी क्या मानेंगे साहब, पोलर वेक्टर, है ना। फिर से कह रहा हूं, यहां पर एक एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, एक एग्जांपल क्या हो गया, फोर्स। ठीक है, चलो और बोलता हूं, मैं एग्जांपल लिख देता हूं इसमें। ठीक है, पोलर वेक्टर के एग्जांपल लिख देता हूं। इसका एग्जांपल हो गया एक तो डिस्प्लेसमेंट, एक एग्जांपल हो गया साहब फोर्स हो गया। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन अब घूम रहा है, लेकिन हमेशा फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, ये टुवार्ड्स न्यूक्लियस है। फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, टुवार्ड्स न्यूक्लियस है। फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, टुवार्ड्स न्यूक्लियस है। ये फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है,
टुवर्ड्स न्यूक्लियस है, मतलब एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है ना। ऐसे वेक्टर को क्या नाम दोगे? पोलर वेक्टर। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं साहब इसके। चलो और बताऊं मैं आपको वेक्टर का टाइप। नेक्स्ट सुनोगे एक्सियल वेक्टर। ये एक्सियल वेक्टर, रुकना सुनना इसको समझना। ऐसे वेक्टर जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो, ऐसे वेक्टर जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो, उनको क्या नाम देते हैं? एक्सियल वेक्टर। पूरी फिजिक्स में 5 एग्जाम्पल है इसकी, 5 एग्जाम्पल है। मैं बता दूं आपको, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, ये 5 आते हैं। रुको रुको, मैं पहले इनको ढंग से समझ लो, है ना। वैसे तो पूरी फिजिक्स में रोज नाम आएंगे, जिक्र होते रहेंगे, तो वो सारे जिक्र अपन यहीं पे कर रहे हैं। सारे नाम मैं तुम्हें वेक्टर्स के आज यहीं पे बता रहा हूँ, सबकी डेफिनेशन यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा, है ना। ये कहाँ काम आएगा? जो भी कोई घूम रहा होगा ना, वहां काम आएगा। पंखा घूम रहा है, तो पंखा जिस डंडी के रेस्पेक्ट में घूम रहा है ना, जिस डंडी के रेस्पेक्ट में घूम रहा है वही एक्सेस है। तो ये एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन उसी एक्सेस के अलोंग होगा। मैं अगर बोल रहा हूँ छत वाला पंखा है, तो छत से जो जो ये छत वाला पंखा हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, तो उसकी डंडी कहाँ होगी? वर्टिकल प्लेन में होगी। एक्सेस कहाँ आएगी? वर्टिकल आएगी। अगर दीवार वाला पंखा है, दीवार पे वॉल फैन है, अगर वो दीवार पे घूम रहा है तो उसकी एक्सेस कहाँ आएगी? हॉरिजॉन्टल आएगी। ठीक है, मैं एग्जांपल क्यों बोल रहा हूं, ढंग से सुनना। एक्सेस हमेशा कहां होगी? जिस प्लेन में रोटेशन होगा ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तुम्हारी कॉपी के प्लेन में अगर रोटेशन होगा ना, तो एक्सेस होगी कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो बाहर की तरफ, यहां कहां होगी? अंदर की तरफ। मेरे बोर्ड के प्लेन में रोटेशन होगा ना, तो एक्सेस कहां मिलेगी? एक्सेस मिलेगी इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो बाहर की तरफ, या फिर कहां मिलेगी? अंदर की तरफ। जिस प्लेन में रोटेशन होता है, एक्सेस हमेशा उस प्लेन के कहां होती है? परपेंडिकुलर। जिस प्लेन में रोटेशन होगा, एक्सेस उस प्लेन के क्या होगी? परपेंडिकुलर। रुकना, इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? इसको डिफाइन करने का तरीका होता है राइट हैंड थंब रूल। इसको बताते हैं राइट हैंड थंब रूल से। इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए ये फिंगर्स को फोल्ड करना है एक्सेस रोटेशन की डायरेक्शन में, और थंब किसको बताएगा? थंब बताएगा एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को। जैसे रुको रुको, अच्छा दो तरीके हैं, या तो राइट हैंड थंब रूल, या फिर आता है स्क्रू रूल, पेच रूल। पेच रूल है ना, पेच टाइट करते हो, पेच ढीला करते हो, तो उसके लिए घुमाते हो ना, तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन को बताएगा। 2 रूल हैं, ये फिंगर राइट हैंड थंब रूल, फिंगर को रखो रोटेशन की डायरेक्शन में, थंब बताएगा एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को। आ जाओ यहां, आ जाओ, बताइए यहां पर रोटेशन की डायरेक्शन कैसा है? यहां रोटेशन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है भाई, तो फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। थंब कहां आ रहा है? थंब इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ रहा है ना, यानी एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड। इसमें देखो, इसमें अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज, तो ये थंब कहां जा रहा है? ये थंब जा रहा है अंदर की तरफ, तो इसमें डायरेक्शन होगा इनवर्ट। इनवर्ट। रुको, ये तो मैंने राइट हैंड थंब रूल से समझाया ना तुम्हें, राइट हैंड थंब रूल समझाया। मैं स्क्रू रूल से समझाता हूं। स्क्रू रूल जब टाइट करना होता है तो आप कैसे घुमाते हो? क्लॉकवाइज घुमाते हो तो अंदर घुस जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो ना, तो वही स्क्रू कहां आता है? बाहर आता है। देखो यहां देखो, ये क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो कहां जाएगा? इनवर्ट। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कहां जाएगा? आउटवर्ड। तो 2 रूल है समझाने के, या तो राइट हैंड थंब रूल, या फिर स्क्रू रूल, या फिर स्क्रू रूल। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। मैं फिर से वापस सारे पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। एक्सियल वेक्टर कौन सा होता है? जिसका डायरेक्शन एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो। कहां मिलेगा ये एक्सेस ऑफ रोटेशन? कहां मिलेगा? जिस प्लेन में रोटेशन होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तुम्हारी कॉपी के प्लेन में रोटेशन है, तो कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना। ये मेरे बोर्ड के प्लेन में रोटेशन है, तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो बाहर मिलेगा या अंदर मिलेगा। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेशन है तो वर्टिकल मिलेगा। अगर दीवार के प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में रोटेशन है, तो दीवार के प्लेन के बाहर, या फिर कहां मिलेगा? अंदर, यानी हॉरिजॉन्टल मिलेगा। जिस प्लेन में रोटेशन होगा, एक्सेस हमेशा उस प्लेन के कहां मिलेगा? परपेंडिकुलर मिलेगा। और निकालने का तरीका है राइट हैंड थंब रूल, या फिर क्या होगा? स्क्रू रूल। ठीक है, रुको अब मैं और क्लियर कर दूं, यहां पे बातें लिख देता हूं, मैंने जो जो बातें बोली वो लिख देता हूं। ठीक है, ये होगा अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये कहां मिलेगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। बताओगे कैसे? ये डायरेक्शन को कैसे बताओगे? ये रूल कौन सा चलता है? ये रूल चलता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल, या फिर स्क्रू रूल। ये स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल, पेज रूल। आई थिंक क्लियर हो गया सबको।
ठीक है, बहुत बहुत आसान है, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू। अच्छा कौन कौन से हैं, फिर एग्जांपल बोल दूं मैं, है ना, सारे एग्जांपल बोल दूं मैं। क्या क्या एग्जांपल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होगा जब तुम सर्कुलर मोशन पढ़ोगे ना, जब यहाँ पर एंगुलर मोशन पढ़ोगे, तो एंगुलर मोशन में जब सर्कुलर पढ़ते हैं तो बताते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन। फिर जैसे रोटेशनल में आते हैं तो आता है टॉर्क, वहाँ आता है एंगुलर मोमेंटम। ये सारे एक्सियल वेक्टर हैं। फिजिक्स में ये 5 ही एक्सियल वेक्टर हैं। डायरेक्शन कहाँ होगी, अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन। निकालोगे किससे, स्क्रू रूल से या पेज रूल से। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सारे एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरा है साहब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अगला है एंगुलर एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट आता है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क। और बोलते हैं साहब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ये 5 साहब एक्सेस ऑफ एक्सियल वेक्टर हैं जिनका डायरेक्शन होगा एक्सेस ऑफ रोटेशन कह रहा हूं। आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है, गौतम कुमार बार बार मेरे से बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दो सर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को पकड़ के मिला दें तो जो स्ट्रेट लाइन बनती है ना उसकी लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मैं यहाँ, मेरा इनिशियल पॉइंट यहाँ है, मैं पहले उधर गया तो मेरे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो थी, फिर मैं उधर चला गया तो उधर हो गई, फिर मैं उधर चला गया तो उधर हो गई, फिर मैं उधर चला गया तो उधर हो गई। मतलब मेरा लाइन ऑफ एक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से पास हो रहा है, इसलिए बोल रहे थे पोलर वेक्टर, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को बोलते थे पोलर वेक्टर। ठीक है, एक मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है ऐसा। ये जो मैग्नेटिक वेक्टर में पढ़ोगे ना, जो भी एक्सियल वेक्टर हैं, जो भी एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग है, उन सबको बोलते हैं साहब एक्सियल वेक्टर। है ना, बड़ा सिंपल है, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अच्छा और बोल दूं साहब मैं, और बोल दूं। ठीक है, अब ये तो क्या है, मैंने आपको सारे वेक्टर का, वेक्टर के बारे में सारा बता दिया, वेक्टर के बारे में सारा बता दिया। अब नॉर्मल अलजेब्रा और वेक्टर के अलजेब्रा में थोड़ा डिफरेंस है। नॉर्मल अलजेब्रा में 2 + 2 करते हो ना तो 4 हो जाता है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में 2 + 2 4 नहीं होता। 2 + 2 4 भी हो सकता है, 2 + 2 0 भी हो सकता है, 0 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब वेक्टर को एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, है ना, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वेक्टर का डिवीजन कैसे करते हैं, यही है वेक्टर अलजेब्रा। मतलब अपने को बेसिकली जो सबसे ज्यादा फिजिक्स में काम आने वाली चीज है वो यही है वेक्टर अलजेब्रा। मतलब आपको 2 वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालने को बोलेंगे, वेक्टर का एडिशन करने को बोलेंगे, सब्सट्रैक्शन करने को बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने को बोलेंगे। ये डेफिनेशन थोड़ी पूछी जाती है भाई, तुम्हें को बोर्ड का एग्जाम देना नहीं कि तुम्हें डेफिनेशन पूछी जाए। हाँ, बस पहचान में आना चाहिए कि कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर कैसे पहचाने, पैरेलल कैसे पहचाने, एंटी पैरेलल कैसे पहचाने, किसको को इनिशियल बोले, किसको को कौन करंट बोले, ये पहचानना मैंने सिखा दिया। अब मतलब की बात पे आ जाओ। सबसे पहले मैं वेक्टर एडिशन बताऊंगा आपको, सबसे पहले मैं बताऊंगा वेक्टर एडिशन, है ना। ये वेक्टर के अलजेब्रा में सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन। जैसे 2 वेक्टर हैं ए और बी, मुझे इनको ऐड करना है। अब इनकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, ये को प्लेनर हो सकते हैं, है ना, ये को इनिशियल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसके लिए 2 तरह के रूल्स चलते हैं भैया। ग्राफिकली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं ना, ये ग्राफिकल मेथड, तो एक तो चलता है ट्राइंगल लॉ, एक चलता है ट्राइंगल लॉ। ठीक है, ये समझना भैया, ये धीरे धीरे समझना। ट्राइंगल लॉ कैसे बनाते हैं, किस तरीके से काम करता है। इसमें क्या करना है आपको, पहला वेक्टर जहां खत्म होगा, जहां पहला, जैसे 2 वेक्टर है मान लिया, एक ए वेक्टर का डायरेक्शन ये था और बी वेक्टर का डायरेक्शन ये था, है ना। अब ट्राइंगल लॉ कैसे बनाते हैं कि जहां पर पहला वेक्टर खत्म होगा ना, वहीं से दूसरा वेक्टर आपको शुरू करना है। जैसे ए वेक्टर का सर होगा तो बी वेक्टर का क्या करना है, पूछ करना है, पूछ, है ना। ये लो, जहां पहला खत्म हुआ वहीं से दूसरा शुरू करो। तो यहां पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को पकड़ के मिला देना, तो ये जो लेंथ बनती है ना, ये लेंथ, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, या इसी को बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ये जो आर वेक्टर आ रहा है ना, इस आर वेक्टर को क्या बोलेंगे, ये बोलोगे साहब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, या इसी को बोलते हैं एडिशन, यही कहलाएगा साहब एडिशन। ठीक है, ये एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ए और बी वेक्टर का एडिशन इसी को बोलेंगे साहब। मतलब ट्राइंगल लॉ बड़ा सिंपल है। अब इसमें देखो, अगर मैं लिख करके दिखाऊं तो क्या लिखूंगा, मैं एक तो ऐसा लिखूंगा कि साहब मैं यहां से चलता हूं तो इधर गया तो क्या लिखूंगा, ए वेक्टर, फिर इधर गया तो प्लस क्या लिखूंगा, बी वेक्टर,
लेकिन अब मैं इसके अपोजिट आ जाता हूं, अपोजिट, तो क्या लिखूंगा, माइनस आर वेक्टर लिखूंगा ना। ये लिखते हैं साहब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर बराबर 0। मतलब आर वेक्टर का वैल्यू क्या लिखोगे, आर वेक्टर का वैल्यू लिखोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ट्रायंगल लॉ से आंसर क्या आ रहा है, ट्रायंगल लॉ से आ रहा है साहब आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये ट्रायंगल बनाने को कोई नहीं बोल रहा तुमसे, मैं लॉ बता रहा हूं, मैं लॉ बता रहा हूं, सिंपल लॉ है, जहां एक खत्म होगा वहीं से दूसरा शुरू होगा। मतलब पहले का सर दूसरे की पूछ, है ना। अब वो आखिरी वाले के सर और पूछ को मिला दो, ये क्या बन जाएगा, पहले और आखिरी के सर और पूछ को मिला दो, क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट। ठीक है, रुको, एक और आता है ग्राफिकल मेथड में, एक और बताऊं, पैरेललोग्राम लॉ। ये पैरेललोग्राम लॉ क्या है साहब, ये आपने जहां पर पहला वेक्टर खत्म किया वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू कर दो, वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू कर दो, ये बी वेक्टर होगा। अब करना क्या है, इस वेक्टर को शिफ्ट करो इसी के पैरेलल और यहां से बनाओ, है ना। ये देखो बी वेक्टर को यहां बना दिया मैंने, बी वेक्टर को यहां पे शिफ्ट किया और यहां से बना दिया, ठीक है, इसी के पैरेलल बना दिया। अब ये ए वेक्टर को यहीं से बना दो साहब, ये ए वेक्टर को यहीं से बना दो, ठीक है, ये ए वेक्टर को यहां से बना दो इसी के पैरेलल। तो आप देखो क्या बनने वाला है, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम, ये ध्यान से देखो, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम बन गया साहब, ठीक है। ये बी वेक्टर था, तो इसमें पैरेललोग्राम के दो डायगोनल आएंगे, दो डायगोनल। ये जो बड़ा वाला डायगोनल दिख रहा है ना आपको, बड़ा वाला डायगोनल, ये बड़ा वाला डायगोनल बताएगा साहब वेक्टर एडिशन को, ये बताएगा साहब वेक्टर एडिशन को, यानी आर वेक्टर बराबर ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैंने जानकारी के लिए आपको ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ बता दिए, काम कुछ नहीं आने भैया, है ना। इनके जो रिजल्टेंट आते हैं ना वो तुम्हें ध्यान रखने, इनके जो रिजल्टेंट आते हैं ना वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। मैं क्लियर कर दूं रिजल्टेंट क्या क्या आते हैं। वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आता है वो मतलब की बात देख लो। अगर दो वेक्टर है ए और बी, है ना, ये ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है साहब ये बी वेक्टर, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ये आर वेक्टर, इसमें आपको देखना पड़ेगा ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है, ये आता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आता है 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मतलब की बात। ट्राइंगल कोई नहीं बनवा रहा तुमसे, पैरेललोग्राम कोई नहीं बता रहा, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम में जो जो क्वेश्चन बनेंगे ना मैं सब तुम्हें करवाऊंगा, है ना। जिस जिस तरह के ट्राइंगल और पैरेललोग्राम में क्वेश्चंस बनेंगे मैं सब तुम्हें करवाऊंगा। डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा कि लिख के बताओ ट्राइंगल लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ क्या है, मैं सिंपल से ट्राइंगल लॉ क्या है, एक खत्म होगा दूसरा शुरू होगा, पकड़ के मिला दो, जो रिजल्टेंट आएगा वो आर वेक्टर होगा ए प्लस बी। पैरेललोग्राम बनाओगे उसमें डायगोनल क्या बताएंगे, रिजल्टेंट को बताएंगे। फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, है ना। साथ में एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, इस रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए से एंगल होता है अल्फा, तो ये tan अल्फा का जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। ये बनेगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए से एंगल, ठीक है। आई थिंक समय खत्म होने वाला है तो ज़्यादा इसमें बता नहीं पाऊंगा मैं भी। मैं तुम्हारे कमेंट ही देख लेता हूँ, बहुत सारे बच्चे मॉड्यूल मांग रहे हैं मुझसे बार बार, भैया मॉड्यूल मैं कैसे दे दूँ तुझे यार। मैं कह रहा हूँ ना, बारिश का मौसम है, छपने में समय लग रहा है, उसके बाद तुम्हें बताएंगे कितना उसका कॉस्ट होगा, फिर उसके बाद जो जो बच्चे अप्लाई करेंगे उन लोगों को भेज देंगे, है ना। थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस रखो, जब तक तुम्हें पीडीएफ मिल गई है उन पीडीएफ से पढ़ो, इन पीडीएफ से पढ़ो। हिंदी मीडियम की भी फिजिक्स में कम से कम पीडीएफ अपने दे दिए, फिजिक्स में मामला कंप्लीट है, देखो फिजिक्स में पूरा शेयर कर दिया तुम्हें, है ना। बाकी सब्जेक्ट में देखो काम चल रहा है, वो काम चल रहा है, धीरे धीरे तुम्हें मिल जाएगा, है ना। उसका प्राइस वगैरह क्या होगा वो सब तुम्हें बता दिया जाएगा। बाकी पीडीएफ फिजिक्स में तुम्हारी कंप्लीट है, फिजिक्स में जो चल रहा है सबको मिल चुका है। कमेंट करके बताओ यस और नो, फिजिक्स का मिल गया ना, फिजिक्स का मिल गया ना, बताओ फिजिक्स का मिल चुका है फिजिक्स का मिल चुका है, फिजिक्स का मिल चुका है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, यस और नो। हाँ फिजिक्स का मिल चुका है, यस ठीक है। ये वेक्टर चल रहा है, वेक्टर के बाद में मैकेनिक्स से स्टार्ट होगा, है ना। अगले टेस्ट में वेक्टर और बेसिक मैथ्स दोनों आएगा, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। वेक्टर और बेसिक मैथ्स दोनों आएगा, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तब तक आप पढ़ो, अपना पीडीएफ जो मिला उससे करो यार, रोज क्वेश्चन देते ही हैं। अब बच्चा पूछ रहा है कि और क्या करें सर देखो और क्या करें, तो पहले अपना मॉड्यूल करो, अपना मॉड्यूल पर्याप्त है, ये कर लिया तो उसके बाद समय बचता है तो पेपर लगाओ, जितने पेपर लगा सकते हो लगाओ, है ना। और तुम्हें लगता है कि और क्वेश्चन की जरूरत है तो मैं और शेयर कर दूंगा, मैं डीपीपी दे दूंगा, मैं रेस दे दूंगा, मतलब बाकी शेयर कर देंगे अपन,
तुम्हें जो जो दिया जा रहा है वो चुपचाप करते जाओ, जैसा दिया जा रहा है चुपचाप करते जाओ, है ना, रोज का काम रोज करते जाओ। चलो आज कोई होमवर्क शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, आज वेक्टर का कोई होमवर्क नहीं है ना। वैसे मैंने एक एक वो आपको पेज कल शेयर किया था, उसमें टॉपिक लिखे हुए थे कि वेक्टर के एक्सरसाइज 1 में कौन से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 3 में, टॉपिक वाइज लिखे थे उसमें। तो उसमें टाइप ऑफ वेक्टर के क्वेश्चन कर लेना, टाइप ऑफ वेक्टर वाले आप क्वेश्चन कर लेना। चलो यही होमवर्क है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।